दिस थिंग एज वेल, ओके, राइटिंग पैड एज वेल। चलिए, है ना। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते नमस्ते सबको, राखी मुबारक भाई। ठीक है, तो राखी खत्म हो गई, दिन भी खत्म हो गया, रक्षाबंधन, यस एग्जैक्टली। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री को, और कल का जो टॉपिक जो बाकी था उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अभी हमारे पास और 4 क्लास है, तो हम लोग आराम से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो थीम है उसको पकड़ लेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, आज कैबिनेट सेक्रेटरी साहब आए, कल हिमेश रमेश आए थे, फिर कौन आए थे, जेठालाल आया हुआ था, है ना। तो बहुत लोग आए हुए थे, तो लेट्स सी साहब, है ना। दुखी आत्मा भी आए हुए थे। आज कैबिनेट सेक्रेटरी, बाय द वे, हु इज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? अभी कौन है कैबिनेट सेक्रेटरी? क्या नाम है जेंटलमैन का? साहब कौन है, मुझे नहीं पता है एक्चुअली। अच्छा, पीके सिन्हा साहब। अच्छा, नहीं, राजीव गौबा साहब। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, है ना। हमको पीएम का नाम पता है, बहुत हो जाता है ना। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, हमारी क्लास पॉपुलर है, चलिए ठीक है। क्लास पॉपुलर हो से क्या फर्क पड़ता है साहब? हाँ, अभी दिखता नहीं है मुझे, कुछ कोहरा ही कोहरा है, तो आप उल्टा सुल्टा कमेंट कर दोगे तो टाइम बिंग चलेगा, फिर मैं देख लूंगा वो तो कि आपने क्या किया है ना। वापिस आ जाता हूँ, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। एंशिएंट हिस्ट्री चालू होगा यार, 15-20 दिन के बाद करेंगे ना हम लोग। पहले इसको तो निपटने दो, वर्ल्ड हिस्ट्री को तो निपटने दो, उसके बाद एंशिएंट चालू करूंगा ना, है ना। वन थिंग एट अ टाइम। ये देखो, जीवन में ना कभी घाई घाई नहीं करने का, नेवर डू एनी काइंड ऑफ घाई घाई इन लाइफ, है ना। तो वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। हमने वर्ल्ड हिस्ट्री को कल इनफैक्ट डिस्कस किया था, और जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू किया था या टॉपिक्स को जब डिस्कस कर रहे थे, तो कल के क्लास के अंदर हमने वर्ल्ड वॉर तक कंप्लीट किया था। और मैंने आपको 1914 से लेके 1918 तक का जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया था। और कल हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत जो आउटकम रहता है, ये आउटकम के रूप में हमको ये देखने को मिला कि पेरिस के अंदर एक बहुत बड़ी चर्चा हुई, और पेरिस के अंदर इनफैक्ट एक पीस कॉन्फ्रेंस होती है, नाम की पीस कॉन्फ्रेंस थी, इनफैक्ट इसने ही सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके चला गया। और ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के साथ जितने भी कंट्रीज थे उनके साथ मल्टीपल ट्रीटीज की जाती है। ये ट्रीटीज के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे 1919 ऑनवर्ड से लेके अप टिल द ईयर 1939 दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार के बदलाव आए, और ये बदलाव के द्वारा आखिर के अंदर हमको ये देखने को मिला कि यहाँ पे इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। सो विल बी डिस्कसिंग इन दिस पीरियड। और हमने कल के क्लास के अंदर समझने की कोशिश की थी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बहुत सारे अल्टीमेट आउटकम्स मिलेंगे, और उसी के ही आउटकम के द्वारा हमको जानकारी मिलती है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कंक्लूजन होता है, जब एंड होता है, तो पेरिस के अंदर इनफैक्ट एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई, जो मूलभूत रूप से विड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशंस के लिए मिलने वाले लोग थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी फाइंड कि ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का कुछ होता नहीं है। और बिकॉज पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का कुछ होगा नहीं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सी जर्मनी, इटली और जापान जैसे कंट्रीज के अंदर अलग अलग प्रकार के इजम्स का डेवलपमेंट होगा। ये जितने भी इजम्स आपको इस दौरान देखने को मिलेंगे, ये इजम्स के द्वारा इनफैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को लेके जाया जाएगा। हमको ये भी देखना है कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अमेरिका कैसे एक वर्ल्ड पावर के रूप में इमर्ज होता है, बट यही अमेरिका 1929 तक आते आते ग्रेट डिप्रेशन में चला जाएगा। एंड फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आउटकम के रूप में लीग ऑफ नेशंस नाम की एक बॉडी बनती है। ये लीग ऑफ नेशंस बहुत ही प्रीमैच्योर डेथ के रूप में इनफैक्ट उसका एंड हो जाएगा, क्योंकि 1919 में बनी थी, बट 1935 तक आते आते इसका फाइनल डिक्लाइन शुरू हो जाता है। सो वी सी कि इस दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई दुनिया के इतिहास के अंदर, और आखिर के अंदर हम लोग देखेंगे तो 1934 तक आते आते आपको चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का ग्रोथ पीरियड देखने को मिलेगा, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है माओ जेडोंग के अंदर अध्यक्षता में धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है। और यही कम्युनिस्ट पार्टी 1949 तक आते आते चाइना को एक कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश कराएगी। तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आएगा, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले थोड़ा बहुत आपको इतना पॉइंट पता होना चाहिए कि कैसे किस प्रकार के अलग अलग डेवलपमेंट्स हुए ड्यूरिंग दी इंटर वॉर पीरियड, और आई वुड से इन बिटवीन पीरियड। ठीक है, तो हमने कल के क्लास के अंदर ये सब टॉपिक्स को डिस्कस किया था, और इनफैक्ट हमने इसको बहुत ही डिटेल्ड के अंदर एनालिसिस करने की, समझने की कोशिश की थी, और आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि जब हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साई को देखते हैं, तो वर्साई की ट्रीटी के पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव ज्यादा हुआ करते थे। और जब इसी का ही परिणाम हमको देखने को मिलता है कि इट विल क्रिएट द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर नाजीवाद का उद्भव हुआ, उसके पीछे का कारण ये है, वो था ट्रीटी ऑफ वर्साई। और इसके लिए बहुत सारे हिस्टोरियंस लिखते हैं कि द सीड्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्या लिखते हैं कि सीड्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर वर सोन इन द ट्रीटी ऑफ वर्साई। वर्साई की जो ट्रीटी है उसी के अंदर आपके जो दूसरे विश्व युद्ध है उसके बीज को रोपा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन आपकी होगी, इसको हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत डिटेल वे के अंदर डिस्कस किया था। वर्साइल की ट्रीटी मूलभूत रूप से जर्मनी को पूरी तरह से एनिहिलेट करने वाली थी। ये एक ऐसी ट्रीटी थी जिसने जर्मनी को मिलिटरली, पॉलिटिकली,
इकोनॉमिकली और कल्चरली भी आइसोलेट करने की कोशिश की थी। तो वी हैव डिस्कस दिस मच पॉइंट, हमने ये सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया था, और जो पूरी तरह से आपका जो जर्मन डिसइंटीग्रेशन है वो शुरू हो जाता है इसके बाद। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ से थोड़ा बहुत आगे चलेंगे और देखेंगे कि जर्मनी टूट गया था तो उसके कारण क्यों नाजीवाद पावर के ऊपर आया। उसी तौर के ऊपर फांसीवाद, जिसे फासिज्म कहा जाता है इटली के अंदर, वो कैसे पावर के ऊपर आया, और समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि जापान के अंदर मिलिट्रिज्म कैसे पावर के ऊपर आया। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों इजम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे आज के क्लास के अंदर, और समझेंगे कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस, ये कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे फंडामेंटल रीजन जो था वो था रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। ये रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस कैसे फॉर्म हुई वो आपके इंटरवॉर पीरियड के दौरान ही हमको जानकारी मिल जाएगी, और इस तरह से आपके दुनिया के इतिहास कैसे आगे चलता है उसको समझेंगे। सबसे पहले नाजीवाद के ऊपर चलेंगे, फांसीवाद के ऊपर चलेंगे, और जापान के अंदर सैन्यवाद जिसे मिलिटरिज्म कहते हैं वो कैसे डेवलप हो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, और समय मिला तो हम लोग ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एंड लेट अस ट्राई टू सी हाउ द नाजिज्म केम टू पावर। अब देखिए नाजिज्म क्यों बढ़ता है, नाजिज्म का उभरने का कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। तो हमने कल के क्लास के अंदर आपको समझाया था कि वर्साई की ट्रीटी के द्वारा जर्मनी को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। द मेन इशू वाज टू क्रिपल जर्मनी इन द मिलिट्री, टेरिटोरियल एंड द इकोनॉमिक कंडीशंस, और जर्मनी की आर्मी को तोड़ा गया, जर्मनी की नेवी को तोड़ा गया, जर्मनी के वेपन्स इंडस्ट्री को खत्म कर दिया गया, जर्मनी के एरिया को डिमिलिटराइज किया गया, जर्मनी की टेरिटरी बेल्जियम, डेनमार्क, पोलैंड, जेकोस्लोवाकिया जैसे कंट्री को दे दी गई। बहुत सारे जर्मन जो थे वो अपने घर से ही इनफैक्ट विदाई लेते हैं, और जर्मन्स को कितना था 66 मिलियन पाउंड्स या 6.6 बिलियन पाउंड्स देने के लिए इनफैक्ट पूरा का पूरा बोला जाता है, और इसी के कारण जर्मन्स नाराज थे। एंड फाइनली वी सी कि वहां पे जर्मनी को कहा जाता था कि तुम आज के बाद हमको यही देखने को मिलता है कि कोई भी प्रकार का ऑस्ट्रिया के साथ यूनियन नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। सो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है ट्रीटी ऑफ वर्साई के द्वारा। ये वर्साई का परिणाम हमको यही देखने को मिलता है कि फाइनली जर्मनी के अंदर अब नासिज्म उभर के आएगा। ठीक है, तो हाउ नासिज्म विल कम टू पावर, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, विल भी डिस्कस करेंगे कि भी कैसे डेवलप होता है। ठीक है बेटा ईशान, हम लोग है ना 11:30 के बाद डिस्कस करेंगे, आपका जो भी डाउट होगा मुझे बताइएगा। चलिए ठीक है, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ द जर्मनी इमर्ज्ड फ्रॉम द वाइमार रिपब्लिक टू नासिज्म। अब मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि जो वर्साई की जो ट्रीटी होती है, वो वर्साइल की ट्रीटी जो है वो कौन करता है, वो जर्मनी का राजा करता है कि वाइमार रिपब्लिक के लोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कल के क्लास के अंदर कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जर्मनी का जो राजा था वो भाग जाएगा, द किंग विल्हेम विल बी गोइंग अवे, और जर्मनी के अंदर उस दौरान इनफैक्ट डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। और ये जब डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई तो जर्मनी में बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी थी, इनमें से एक पार्टी हुआ करती थी एसडीपी, सोशल डेमोक्रेट पार्टी। ये जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी जो है वो पावर के ऊपर आती है, और उसी दौरान जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन नई तरह से लिखा जाता है जिसे वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में पहचाना जाता है। ये वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें बोरो की है, हमने पढ़ा हुआ है इसको, और कैसे आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये भी इनफैक्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने लिया था। तो बाबा साहेब ने इनफैक्ट इसके बारे में थोड़ा बहुत अभ्यास किया था। और ये जो वाइमार रिपब्लिक है, ये वाइमार रिपब्लिक काम करेगा फ्रॉम द ईयर 1919 टिल द ईयर 1932। 1919 से लेके 1932 तक हमको ये देखने को मिला कि जर्मनी थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में था, बट 1932 तक आते आते फाइनली ये डेमोक्रेसी का एंड हो जाता है, और नाजिज्म जो नाजी पार्टी हुआ करती थी उसका ग्रोथ होने की शुरुआत होगी। ठीक है, सो वी फाइंड कि हाउ द नाजिज्म विल कम टू पावर, ये धीरे करके हमको देखने को मिलता है, और पूरी तरह से नाजीवाद के रूप में जर्मनी एक्सट्रीम नेशनलिज्म का सहारा लेके फिर से अपने आप को रीडेवलप करेगा। अब थोड़ा बहुत समझते हैं कि कैसे वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे वाइमार रिपब्लिक पावर के ऊपर आया, और वाइमार रिपब्लिक के कारण ही इनफैक्ट जर्मनी के अंदर नाजिज्म आता है। क्यों? क्योंकि नाजीज को ब्लेम करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेस जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि भाई जर्मनी आज खड्डे में गया है, उसके पीछे का कारण ये वाइमार रिपब्लिक के लोग हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। क्योंकि हिटलर के पास तो बहुत ही क्लियर कट फोर्सेस थे, हिटलर ऑपोजिशन में था, और जब आप ऑपोजिशन में होते हो तो आपको खाली एक ही काम करना है, और आपको रूलिंग पार्टी को ब्लेम कर देना है, तो पब्लिक आपको सपोर्ट कर देगी। इनफैक्ट ये जो आपकी नाजी पार्टी हुआ करती थी, इसने भी इनिशियली यही करने की कोशिश की, और इसमें वाइमार रिपब्लिक के जो लोगों है, जो एसडीपी करके जो पार्टी है, सोशल डेमोक्रेट पार्टी, उसका उतना रोल प्ले नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के कारण जर्मनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो इनिशियली हमको ये देखने को मिला कि जब युद्ध खत्म हुआ तो जर्मनी के लोगों ने अपना नया संविधान लिखा। ये नया संविधान के द्वारा डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट की गई, फंडामेंटल राइट्स यूज किए जाते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम बनती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत आती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसे आज की तारीख में इजराइल के अंदर है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वहां पे 26 पार्टियों की सरकार बनती है। गेटिंग माय पॉइंट। बीच में तो वो लोग अपने प्रधानमंत्री को चूज नहीं कर पा रहे थे, तो यू विल बी सीइंग कि इजराइल में क्या हालत हो जाती है। ठीक है, तो जर्मनी में भी यही था।
जर्मनी में भी यही था। बिकॉज ऑफ द मल्टी पार्टी सिस्टम इन जर्मनी बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टीज उभर के आई। इन सब के अंदर हमको देखने को मिलता है कि जो लेफ्ट पार्टी थी, जो थोड़ी बहुत सेंटर लेफ्ट के बीच में हम लोग कह सकते हैं, उनमें से आपकी एक पार्टी थी एसडीपी, सोशल डेमोक्रेट पार्टी। ये तो सोशल डेमोक्रेट पार्टी है, ये पावर के ऊपर आती है, इट बिकम द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन जर्मनी। एंड बिकॉज इट वॉज अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो उसके पास शेयर ज्यादा था सीट्स का। और पीआर के अंदर यही होता है कि अगर आपके पास सीट्स का शेयर ज्यादा होता है तो आप सरकार बनाते हो। अब कहानी क्या होती है कि एसडीपी पावर के ऊपर आया साहब, एसडीपी ने अपनी सरकार बना ली। और एसडीपी इनफैक्ट जब वाइमार के द्वारा पूरा का पूरा जर्मनी का शासन कर रहा था, तो जर्मनी के अंदर जो राइट विंग पार्टी हुआ करती थी वो कौन सी थी साहब? ठीक है, नाजी पार्टी। वो कहती है कि भाई दिस इज नॉट राइट। अब देखिए नाजी पार्टी का पूरा नाम देखोगे तो वो था नाजी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। गेटिंग माय पॉइंट? तो नाजिज्म भी कहीं ना कहीं सोशल डेमोक्रेसी के एक टाइम के ऊपर बात करता था, फिर उसका नाम बदल दिया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन में हमको ये देखने को मिला कि जर्मनी की जो शासन पद्धति थी, वो शासन पद्धति में नाजी पार्टी ऑपोजिशन में बैठी थी, हिटलर की जो पार्टी थी। इनफैक्ट 1919 के अंदर जब वो ये इलेक्शंस और ये सब हुआ जर्मनी के अंदर, तो उसमें नाजी पार्टी को पब्लिक ने वोट नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि नाजी पार्टी एक्सट्रीम राइट विंग की बात कर रही थी, वो जर्मन नेशनलिज्म को फिर से रिवाइव करने की बात कर रही थी। मेनी ऑफ द पीपल इन जर्मनी वर ऑफ द ओपिनियन कि ऑलरेडी हमने एक बार युद्ध झेला हुआ है, हमको फिर से है ना एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाना। गेटिंग अ पॉइंट? तो क्या होता है कि जब आपकी जो सोशल फोर्सेस है वो पावर के ऊपर आई, अब प्रॉब्लम क्या होता है साहब? आपकी एसडीपी ने सरकार तो बना दी, एसडीपी वाज एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बट एसडीपी के कंट्रोल के अंदर कुछ नहीं था। क्यों कंट्रोल के अंदर कुछ नहीं था? तो हमने कल के क्लास के अंदर बताया था कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हो जाता है, देखा था कि नहीं देखा था? बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जर्मनी के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फोटोग्राफ दिखा रहा है, ये फोटोग्राफ कह रहा है कि $1 इज वर्थ ऑफ द ट्रिलियंस ऑफ मार्क, मतलब $1 का कीमत जो है ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ जर्मन करेंसी के इक्विवेलेंट हो रहा है। तो यू कैन इमेजिन कि क्या सिचुएशन हो चुकी थी। तो जर्मनी ने इनफैक्ट जो एक्सट्रीम वे के अंदर अपनी करेंसी को पब्लिश किया था, उसके कारण एक ऐसी सिचुएशन हो गई जहां जर्मनी की गवर्नमेंट पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाती है। अब होता यह है कि बैंकिंग सिस्टम और करेंसी जब हाइपर इन्फ्लेशन में चली गई तो पूरी तौर के ऊपर क्या हो जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। और इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो पब्लिक किसको ब्लेम करती है? पब्लिक एक ही इंसान को ब्लेम करेगी, वो कौन है? सरकार। और सरकार के अंदर जो पार्टी पावर के ऊपर है उनको कहेगी कि भाई तुमने ये किया है। अरे भाई सरकार तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ तब तो वो थे भी नहीं, जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो इन्होंने थोड़ी किया था। वर्ल्ड वॉर किसने किया था साहब? राजा ने किया था। गेटिंग अ पॉइंट है ना? सो व्हाट वी सी कि जर्मन पब्लिक स्टार्टेड ब्लेमिंग द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू कंट्रोल दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन दैट वाज गोइंग इन जर्मनी। हाँ, जर्मनी के काबू के बाहर की बात थी ये सब। इवन आज की तारीख में आप समझिए कि अभी जिम्बाब्वे के अंदर जो हुआ वो उनके सरकार के हद की बाहर थी। या वेनेजुएला के अंदर अगर आप देख लो तो वहां पे सरकार के अभी है ना काबू के बाहर चला जाता है। आप देखिए इकोनॉमी ये कोरोना जैसा है। आप समझिए कि आपने सोचा था कि पहले 21 दिन में कंट्रोल कर देंगे, बट हुआ नहीं होता है साहब। इकोनॉमिक क्राइसिस भी ऐसी ही सिचुएशन है साहब। आप कैसे भी करके पैच वर्क करके थोड़ा टाइम, हफ्ता 10 दिन 15 दिन चला दो, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका जो भी गड़बड़ है, जो सिस्टम के अंदर गड़बड़ है, वो बाहर आ जाएगा साहब। तो इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी वो बाहर आने की शुरुआत हो जाती है और लोगों ने ब्लेम करना शुरू किया सरकार को। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑलरेडी देखो सरकार बैकफुट के ऊपर है, आर्थिक रूप से जर्मनी बैकफुट के ऊपर है, क्योंकि जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है। जर्मनी ने बहुत सारे पैसे पब्लिश करने शुरू कर दिए। अब आप इनफैक्ट पैसों को पब्लिश करते रहोगे, यू विल कीप ऑन प्रिंटिंग द मनी विदाउट एनी काइंड ऑफ डिमांड इन द सोसाइटी, विदाउट एनी काइंड ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल गोइंग ऑन, तो इट विल लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन। ये तो सामान्य चीजें आपने पढ़ी होगी, ठीक है, आपको गुरुजी ने भी यही बताया होगा। और जो भी इनफैक्ट आप बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी जानते हो तो आपको पता है कि आप कभी भी मोनेटाइज डेफिसिट क्रिएट नहीं कर सकते। ये शब्द आता है इकोनॉमी के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं मोनेटाइज डेफिसिट। जब आपका डेफिसिट होता है, आपको उसको प्रिंट करके फुलफिल नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज टू प्रिंट अप द करेंसी एंड फुलफिल द डेफिसिट। नो माय फ्रेंड, यू आर सपोज टू रिसाइकल द इकोनॉमी। आपको पूरी तरह से रिफॉर्म करने की जरूरत है। जर्मनी ने इनफैक्ट ये करने की कोशिश की और जर्मनी को फटका पड़ने की शुरुआत होती है। अब आप समझिए कि क्या हो रहा है। जर्मनी एक साइड के ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है, जर्मनी इज गोइंग इन द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑन वन साइड। और जर्मनी के अंदर जब इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, उस दौरान हमको देखने को मिला कि पूरे यूरोप के अंदर कम्युनिज्म फैल रहा है। अब कम्युनिज्म क्यों फैल रहा है? तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि 1917 के बाद क्या हुआ था, बोल्शेविक क्रांति होती है। याद आया कि नहीं आया? और बोल्शेविक क्रांति जो होती है वो रशिया के अंदर होती है। ये बोल्शेविक क्रांति का परिणाम ये हुआ था कि आपकी जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो यूरोप के अलग अलग रीजन्स में फैल रही थी। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन यूरोप में बहुत पॉपुलर हुआ। इनफैक्ट ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इंडिया में भी पॉपुलर होगा। 1920 के दशक के अंदर हमको देखने को मिलता है एचआरए, एचएसआरए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आदि इत्यादि बहुत सारे संगठन बनने की शुरुआत होगी। गेटिंग पॉइंट है ना? तो ये सब मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ये सब इंडिया के अंदर भी होगा। अब देखिए कि ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जब यूरोप में हुआ तो जर्मनी तो बाजू में है। आप समझिए कि रशिया से ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप से सेंट्रल यूरोप, जर्मनी इज लोकेटेड इन द सेंट्रल यूरोप, ठीक है? तो इट इज जस्ट द नियरेस्ट पोर्शन, ठीक है? तो रशिया की विचारधारा जर्मनी के अंदर पॉपुलर होने में टाइम नहीं लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना? सो वी सी कि बिकॉज इट वाज द नियरेस्ट पोर्शन, जहां से ईस्टर्न यूरोप से सेंट्रल यूरोप में जाते जाते जर्मनी आ जाता है, तो रशियन विचारधारा जो बोल्शेविक क्रांति है, जो कम्युनिज्म की है, वो यूरोप से फैलने की शुरुआत होगी। अब पूरे यूरोप के अंदर हमको ये देखने को मिलता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है,
स्ट्राइक्स हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग नाराज है, और ये कम्युनिज्म वाले लोग कहते हैं कि हम सबको इक्वल करके देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? हम सबको इक्वालिटी देंगे, हम सबको प्रॉस्पेरिटी देंगे, हम सबको न्याय देने की कोशिश करेंगे। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, है ना? तो ये सिचुएशन में क्या देखने को मिला कि जर्मनी के अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट बैकफुट के ऊपर है, और गवर्नमेंट देख रही है कि हमको खतरा हो रहा है पैरेलल कम्युनिज्म से, और गवर्नमेंट तो बैकफुट के ऊपर है, पर जर्मनी में जो बचे कुछ बिजनेस हाउसेस है, जो कैपिटलिस्ट क्लास था, उसको भी डर लग रहा था कि ये कम्युनिज्म कल उठ के जर्मनी के अंदर आ गया तो हमारी खाट खड़ी कर देगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिज्म की विचारधारा के अंदर हमने देखा था कि दो वर्ग होते हैं, एक होता है हैव और दूसरा होता है हैव नॉट वर्ग, और जब इनफैक्ट हैव नॉट वर्ग का दिमाग छटकता है तो वो हैव की पिटाई कर देगा, और हैव के पास जो भी पैसा, संपत्ति, मूल्य है, ये सब कुछ हैव नॉट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा देगा। तो जर्मन के जो कैपिटलिस्ट क्लास थे उनकी हालत टाइट हो चुकी थी। जर्मन कैपिटलिस्ट क्लास चाहते थे कि हमको बचना पड़ेगा, और उस दौरान जब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, तो जर्मन कैपिटलिस्ट क्लास वाज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी हु कैन सेव देयर इंटरेस्ट। उनके जो हित है उसकी रक्षा करने वाला कोई होना चाहिए। तो उस दौरान नाजी पार्टी कहती है कि हमें वोट दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? क्या कहती है नाजी पार्टी? नाजी पार्टी कहती है कि हमें वोट दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। गेटिंग अ पॉइंट? So we see कि there were political, economic and social crisis in Germany and the German people were looking for a messiah। वो ढूंढ रहे थे कि भाई हमारे यहाँ पे एक ऐसा कोई लीडर आ जाए जो हम लोग को है ना पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर दे, हमको ये सब है ना ये खराब परिस्थितियों में से निकाल दे, और जर्मनी की जो ग्लोरी है वो वापस लेके आ जाए। 1919-1920 के दशक के अंदर आपको नेशनल सोशलिस्ट पार्टी मिलेगी। मैंने आपको बताया नाजी पार्टी के अंदर भी सोशलिज्म नाम का एक शब्द यूज होता था, बट दैट वाज नॉट द कम्युनिस्ट सोशलिज्म। इनका सोशलिज्म कुछ अलग ही था। इनका मानना था कि हम कम्युनिज्म को निकालेंगे और वाइमार गवर्नमेंट को हटा के फाइनली हमारी जो राइट विंग पॉलिटिक्स है, जहां पे जर्मनी की ग्लोरी जो है, जर्मनी का जो इतिहास है, हिटलर, इनफैक्ट हिटलर तो छोड़िए, बिस्मार्क ने जो इनफैक्ट जर्मनी को बनाया था, कुछ ऐसे बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और इस तरह से इनफैक्ट इन्होंने ये कहा कि हम लोग इनफैक्ट जर्मनी को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। 1920 के दशक में वाइमार रिपब्लिक तो बनता है। वाइमार रिपब्लिक के अंदर सरकारें आती रही, पर ये वाइमार गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए 1920 के दशक में दो बार कू हो जाता है। कू समझ में आता है आपको? ठीक है, विद्रोह हो जाता है। इनफैक्ट जो उनकी गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो करने के लिए सबसे पहले 1920 के बर्लिन के अंदर विद्रोह होगा। ये बर्लिन के अंदर इनफैक्ट नाजी पार्टी ने इनिशियली विद्रोह नहीं कराया था, बट उनके ही एक राइट विंग के लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था वुल्फगैंग कॉप। इन्होंने इनफैक्ट विद्रोह किया था, और इनका मानना था कि वर्साई की ट्रीटी बहुत ही बेकार की ट्रीटी है। हमारे वाइमार रिपब्लिक के शासकों ने इनफैक्ट वर्साई की ट्रीटी को साइन करके जर्मनी को बदनाम किया है, और हमको फिर से मोनार्की को वापस लाना चाहिए। गेटिंग अ पॉइंट? तो फिर इनको पकड़ा जाता है मिस्टर वुल्फगैंग कॉप को, और फिर इनकी पिटाई की जाती है। अगेन इन्हीं के ही एक फॉलोअर थे जिसका नाम था फ्रेडरिक एबट। इन्होंने भी अपना विद्रोह किया था, अपना ग्रुप था जिसका नाम था फ्री कॉप्स, एंड वी सी की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने इनकी भी पिटाई कर दी थी। तो गवर्नमेंट के सामने अनरेस्ट बहुत बड़ा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, हिटलर का पावर के ऊपर आना कोई रातों रात फिनोमिना नहीं था। उसके पहले दो बार एक बार घटनाएं हो चुकी होती है जहां हिटलर के पहले भी किसी ने इनफैक्ट विद्रोह करने की कोशिश की थी। 1923 तक आते आते यही बर्लिन और म्यूनिक वाले जो सिटीज थे, वहां पे हिटलर फिर रिवॉल्ट कराने की कोशिश करेगा। और 1923 में हमको ये देखने को मिला कि जर्मनी के अंदर फिर से कू कराने की कोशिश की गई बाय हिटलर। और हिटलर को 1923 के अंदर म्यूनिक नाम की जो जगह है जर्मनी के अंदर, वहां पे एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है। एक्चुअली वो बियर हॉल था, सर वो बियर पी रहे थे। जर्मन आर नोन फॉर ड्रिंकिंग बियर, है ना? तो सेव वाटर ड्रिंक बियर का कंसेप्ट जर्मन का चलता रहता है। तो वी सी कि हिटलर जो है वहां पे लोगों को मोटिवेट करेगा और बोलेगा कि भाई हम लोग है ना विद्रोह कर देंगे। लेटर ऑन फिर उसको पकड़ा जाता है बाय द जर्मन गवर्नमेंट, और भाई साहब को जेल में पहुंच दिया जाता है। ठीक है, जब ये जेल में होता है तो इस दौरान हमको ये मैन काम करके जो किताब है वो लिखेगा। समझे आप लोग? ठीक है, सो माय लाइफ करके जो किताब है इसी दौरान आपका हिटलर लिखता है, क्योंकि वो इस टाइम के वो जेल के अंदर था विद्रोह के रूप में। और यहां से ही अब नाजी पार्टी का पॉपुलैरिटी बढ़ेगा और हिटलर की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। अब देखो हिटलर कैसे जन्मा, उसका बचपन कैसा था, वो क्या खाता पीता था, ठीक है, चड्डी पहनता था कि पैंट पहनता था, वो सब सिलेबस के अंदर नहीं आता है। जैसे हमने भगत सिंह का इतिहास देखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का देखा था, ठीक है, क्योंकि वो वर्ल्ड हिस्ट्री, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर सिलेबस में भी आता है, उनका पर्सनल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन आता है। बट मेंस के अंदर हमको आइडियोलॉजिकल टॉपिक्स को पकड़ना है, हमको एनालिटिकल टॉपिक्स को पकड़ना है। इसके लिए मैं उसकी फैक्चुअल डेटा के ऊपर नहीं जाऊंगा, है ना, कि वो ऑस्ट्रिया में कौन से गांव के अंदर रहता था, कौन से स्कूल में पढ़ता था। गेटिंग पॉइंट, है ना? वो गांधीवादी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। हिटलर अभी हम लोग का है ना जर्मन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम देनी नहीं है साहब, है ना, हमको यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो हम लोग एनालिटिकल ही जाएंगे। क्योंकि मैं कहीं पे पढ़ा रहा था तो एक बच्चा फिर मुझे एग्जाम लेक्चर खत्म हो उसके बाद मुझे मिलने आया कि सर आपने हिटलर का पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं। मैंने कहा तुम ठीक है पर्सनल लाइफ के बारे में जान के क्या करोगे साहब, है ना? तो ये होता रहता है, पता नहीं सबको कैसे क्या पढ़ना होता है। चलिए लेट मी कम
बैक टू दिस पॉइंट। हाँ, तो कभी समय मिला तो करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि हिटलर को भी समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, बट अभी हम लोग थीमेटिक कोर्स के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो अभी टारगेटेड चल रहे हैं। थोड़े ज्यादा अवर्स लेके जब पढ़ाऊंगा तो आपको हिटलर के बारे में भी थोड़ा पर्सनली भी बता दूंगा। चलिए ठीक है। सो हमको क्या देखने को मिला कि हिटलर जो है ये इनफैक्ट आपकी जो नाजी पार्टी है उसके अंदर पॉपुलर होगा, तो वो क्या थोड़े टाइम तक जेल में रहता है, उसके बाद उसको ऑन कंडीशन छोड़ा जाता है कि तुम भाई धमाल मत करिएगा, ठीक है। तो ही विल बी रिलीज फ्रॉम द जेल एंड उसके बाद वो नाजिज्म को फैलाने के लिए अपना प्रचार करने की शुरुआत करता है। देखो यहाँ से ही नाजीवाद की शुरुआत होगी और एक प्रोपोगंडा के तहत इनफैक्ट वो अपनी जो इमीडिएट गवर्नमेंट है उसको ब्लेम करेगा, ठीक है। अब नाजिज्म के 5 पॉइंट्स फिनोमेना याद रखेगा, द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ नाजिज्म, ठीक है। नाजिज्म क्या कहता है, तो ये 5-6 चीजों के ऊपर बात करेगा। पहला बोध करेगा वो है जर्मनी इन डेंजर। क्या कहता है, जर्मनी इन डेंजर। और इनफैक्ट हिटलर से लेके जितने भी नाजी पार्टी के लीडर्स थे उन सब ने एक ही चीज के ऊपर पिपुड़ी बजाया, उन्होंने कहा कि भाई देखो जर्मनी खतरे में है और हमारी जो एसडीपी की जो इनफैक्ट सरकार है वो कुछ नहीं कर पाएगी, अगर कुछ करना है तो हम लोग करके देंगे। गेटिंग अ पॉइंट है ना। तो चाइना को उसी की बातों के अंदर या लाल आंख दिखा के उसको जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद कर देना चाहिए। गेटिंग अ पॉइंट है ना। तो हिटलर ने कहा कि भाई देखिए हमारा देश खतरे के अंदर है और हमारा देश जब खतरे के अंदर है तो हमको इनफैक्ट ध्यान रखना है कि हमको रिवाइव करना चाहिए हमारे पावर को। गेटिंग अ पॉइंट है ना। तो एक तो जर्मनी इन डेंजर का उन्होंने एक माहौल बनाया। दूसरा बनाया ऑटार्की। अब व्हाट डू यू मीन बाय ऑटार्की? ऑटार्की का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस, ठीक है। ये डच ये जर्मन ये आपके जर्मन वर्ड है, ठीक है। सो वी फाइंड ये कहता है कि हमको हमारे पैरों के ऊपर खड़ा रहना है और हम लोग इनफैक्ट हमारे दम के ऊपर क्रिएट करेंगे एक नए जर्मनी को, है ना। तो ये जो आज की कंडीशंस के अंदर आपको मिलता है जहां पे सेल्फ रिलायंस की बात की जाती है, हिंदी के अंदर ये शब्द आपको मिल जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट है ना। तो वी सी के सेल्फ रिलायंस के ऊपर जर्मनी को रिवाइव करने की बात की गई। इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं वो है सोशल डार्विनिज्म का। अब सोशल डार्विनिज्म का मतलब ये था कि जर्मनी ने माना था कि जो आर्यंस है ये आर्यन सबसे ट्रू में ट्रू रेस है या प्योरेस्ट रेस है। समझ में आया कि नहीं आया? और ये कहता था कि आर्य लोग सबसे प्योरेस्ट है और ये आर्यंस के अंदर जो जर्मन्स है वो उसके अंदर सबसे प्योरेस्ट में प्योरेस्ट कम्युनिटी के रूप में है। गेटिंग अ पॉइंट। वेल आर्यंस की हम लोग बात करते हैं तो आर्यन जो है वो इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज के अंदर से शब्द उल्लेख किया गया है। ये कोई इनफैक्ट नस्ल का कोई प्रकार नहीं है, कोई वंश का प्रकार नहीं है, पर हिटलर ने कहा कि आर्यंस इज अ काइंड ऑफ अ रेस और उसमें जर्मन जो कम्युनिटी है वो सबसे प्योरेस्ट रेस के रूप में है। इनफैक्ट हिटलर कहता है कि भाई हम लोग स्ट्रॉन्ग जर्मनी को बनाएंगे और नाजी प्रोपोगंडा के रूप में उसने फ्यूरर के आइडिया को पॉपुलर किया और क्या कहा कि अगर स्ट्रॉन्ग जर्मनी चाहिए तो यू नीड अ लीडर, एक ऐसा लीडर जो आपको कहता है कि मुझे सिर्फ जर्मनी जर्मनी और जर्मनी ही दिखता है, मुझे दिन में जर्मनी, रात को जर्मनी, दोपहर को जर्मनी, इनफैक्ट है ना नींद में जर्मनी, सब जगह जर्मनी दिखता है। आप मुझे इनफैक्ट ट्रस्ट करो, मैं आपको कहां से कहां लेके जाऊंगा। और जर्मनी इतू सा नहीं है, जर्मनी पूरे यूरोप के ऊपर रूल करेगा और हमारा ड्राइंग रूम कितना बड़ा होगा, हमारा बेडरूम कितना बड़ा होगा। तो उसने कहा कि राइट फ्रॉम आल्प्स टू कहां से कहां तक कहा कि राइट फ्रॉम द आल्प्स टू द उरल माउंटेन्स, आल्प्स से लेके उरल माउंटेन्स तक, आपके इनफैक्ट इंग्लिश चैनल से लेके मेडिटेरेनियन तक, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये सब हमारा लिविंग रूम के जैसा है। गेटिंग अ पॉइंट। तो वो क्या कहता है कि लेवेंसरॉम की फिलॉसफी के ऊपर नाजिज्म की आइडियोलॉजी को उसने पॉपुलर कराया। अब देखिए कि ये जो पूरी की पूरी आइडिया है, ये आइडिया को इन्होंने अलग अलग पैम्पलेट्स के द्वारा, अलग अलग न्यूज़पेपर कटिंग्स के द्वारा, रेडियो की चैनल्स के द्वारा, अलग अलग जर्नल्स के द्वारा और पब्लिक के अंदर इनफैक्ट है ना प्रोपेगेंडा फैलाने की शुरुआत की। गेटिंग अ पॉइंट। तो हिटलर ने जब जर्मनी को महान बनाने के लिए घोषणा कर रहा था अपनी आइडियोलॉजी के रूप में, तो हिटलर के साथ साथ नाजी पार्टी के उसके बहुत सारे लोग थे जो उसको प्रोपेगेंडा फैलाने में मदद कर रहे थे। तो आपने गोबल्स का नाम सुना होगा, आपको नहीं पता है गोबल्स, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। गोबल्स इनफैक्ट वाज वन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ हिटलर जो उसका इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग संभालता था और ये वही बंदा था जो जर्मनी के अंदर उस टाइम पे जो मीडिया जो थी उसको पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा था। जैसे इनफैक्ट ये शब्द बोलता रहता है हमारे अंदर, ठीक है। सो वी सी कि हिटलर की जो नाजी पार्टी है, ये नाजी पार्टी की कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि जिसकी पॉपुलैरिटी अब बढ़ने की शुरुआत होगी। अब देखिए जब केंद्र के अंदर आपकी वीक पार्टी पावर के ऊपर होती है पावर सेंटर के रूप में, और जब हम लोग वीक पार्टी को पावर सेंटर के रूप में देखते हैं तो उसके सामने एक ऐसी पार्टी उभर के आ रही है जो लोगों को अपना इतिहास को ग्लोरीफाई करा रही है, जो लोगों को कह रही है कि देखो मैं तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और इनफैक्ट जर्मन्स की जो नॉर्मल ड्रीम थी, जर्मन लोगों की जो दो छोटी 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 सपने थे वो पूरे करने के वादे किए गए। और हिटलर की खासियत क्या थी साहब? इनफैक्ट ही वाज अ ग्रेट ओरेटर, वो अच्छा बोल लेता था, ही यूज्ड टू स्पीक गुड। और इनफैक्ट डेमागोगी काफी अच्छा करता था। डेमागोगी समझ में आता है साहब? तो डेमागोगी एक ऐसा इंसान है जो इमोशंस के ऊपर खेलता है ना, ठीक है। तो जैसे इंदिरा गांधी एक टाइम के ऊपर आजादी के बाद जब
इनफैक्ट जब प्राइम मिनिस्टर बनती है 1970s के दौरान, तो वो कहती है कि भाई मुझे है ना सिर्फ इंडिया ही दिखता है और गरीबी हटाओ, ये वो फला ढिमका, है ना। तो डेमागोगी किया करते थे एक टाइम के ऊपर, गेटिंग अ पॉइंट। तो आजकल के पॉलिटिशियंस भी आपको डेमागोगी के रूप में दिख जाएंगे, जहां इमोशनली गेम करते हैं। तो वी सी कि आपका हिटलर जो है एक्चुअली पॉलिटिशियंस में सालों से रहा है। इवन रजवाड़ी जब शासक हुआ करते थे तो वो भी लोग डेमागोगी किया करते थे। तो हिटलर ने डेमागोगी की और डेमागोगी के द्वारा लोगों को पूरा हिप्नोटाइज कर दिया। और इनफैक्ट नाजी पार्टी ने अपने प्रोपेगेंडा के द्वारा बहुत लोगों को अपने फेवर में लिया। अब आपको समझ में आता है कि व्हाई द पीपल वांटेड एंड फेवर्ड द हिटलर इन स्पाइट ऑफ अ डेमोक्रेसी, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये बंदा कल उठ के डिक्टेटर बन जाएगा। इन स्पाइट ऑफ ही बिकमिंग द डिक्टेटर, द पीपल फेवर्ड हिटलर रूल कंपेयर टू अ डेमोक्रेसी। व्हाई? बिकॉज डेमोक्रेसी ने जर्मनी को फेल कर दिया था, ऐसा माहौल बनाया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद खाली एक नया नया डेमोक्रेसी जर्मनी के अंदर उभर के आ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे तो मोनार्की थी ही। और मोनार्की हटने के बाद ट्रांजिशन पीरियड में डेमोक्रेसी डेवलप हुआ था, उसको ब्लेम कराया जाता है बाय हिटलर एंड द पार्टी। और उसके साथ साथ जर्मनी के अंदर जो कॉमन मैन था, उसको हिटलर की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि हिटलर ने अपनी स्पीच के अंदर प्रॉमिस किया था कि मैं कम्युनिस्ट लोगों की पिटाई करूंगा। तो जर्मनी का जो कैपिटलिस्ट क्लास था वो खुश हो गया कि देखो ये कम्युनिस्ट को मारेगा, मेरा वोट तुमको ही मिलेगा। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि उसने फार्मर्स और पीजेंट्स को कहा कि मैं तुमको पूरे यूरोप का मार्केट कवर करके दूंगा और आपको सब्सिडी दूंगा, आपको टैरिफ प्रोटेक्शन दूंगा। आपका किसान भी उसके फेवर में आ गया। जर्मनी के मिडिल क्लास को कहा जाता है कि मैं बिस्मार्क का रूल वापस लेके आऊंगा। और बिस्मार्क ने एम्पायर बनाया था, या होली रोमन एम्पायर बना था। फर्स्ट राइच, द सेकंड राइच। फर्स्ट राइच का मतलब है होली रोमन एम्पायर, सेकंड राइच का मतलब क्या है? बिस्मार्क का एम्पायर। मैं तीसरा एक एम्पायर बनाऊंगा, आई विल मेक द थर्ड राइच ऑफ जर्मनी। ठीक है, सो मैं तीसरा एम्पायर बनाऊंगा। और कॉमन मैन तो बेचारा, इनफैक्ट जब उसको एम्पायर की बात की जाती है तो हिटलर को कहता है कि पगले रुलाएगा का। और इनफैक्ट हिटलर ने क्या कहा कि हम गरीबों को नौकरी देंगे, हम इनफैक्ट कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज शुरू करेंगे, हम इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे, हम पूरी तरह से सिस्टम को बूस्ट कर देंगे। अब आप समझने की कोशिश करो, जब आपको इस प्रकार से ख्याली पुलाव कोई पका के देगा तो कॉमन मैन उसके चक्कर में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जर्मनी के अंदर एक वर्ग ऐसा था जो हिटलर की विचारधारा को समझ में आ चुका था कि ये बंदा हमको छोटी गंगा कहकर नाले में कुदाने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो देयर वाज अ क्लास ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर, दे रियलाइज कि दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज वी आर अ लूजिंग कंट्री, और हम लोग को ये ट्रीटी ऑफ वर्साई के द्वारा जो हो रहा है उसके अंदर से निकलने का भी रास्ता निकलना चाहिए। बट हिटलर को इनकी पड़ी ही नहीं थी। राइट विंग होता है ना, तो राइट विंग कभी भी इंटेलेक्चुअल सेंस में बात नहीं करता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये राइट विंग की तब की भी बीमारी है, ये बीमारी आज के दौरान भी आपको मिल जाएगी साहब, है ना? तो वी सी कि राइट विंग जो है, ये हिटलर बहुत ही राइट विंग पार्टी था जो प्राइड ऑफ जर्मनी, ग्लोरी ऑफ जर्मनी की बात करता है। तो उसको इनफैक्ट ये जो स्टूडेंट्स प्रोफेसर का जो बोलना था उसको समझ में नहीं आ रहा था, और स्टूडेंट और प्रोफेसर ने उसको क्रिटिसाइज भी किया। पर वो क्या, गिने चुने इन मिन और 3.5 लोग थे, ठीक है, गिन गिन के आपके इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी लिमिटेड बची हुई थी, तो उनकी ज्यादा पिपुड़ी बची नहीं। दूसरे थोड़े बहुत वर्कर्स थे। अब वर्कर्स उस टाइम पे कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, तो हिटलर ने उनको खुंदेल खुंदेल के मारा। और जो भी आपके इंडस्ट्रीज के मजदूर मजदूर से, उन सबको पीटा जाता है। और बाकी का बचा कुचा काम जो है वो तो उस टाइम की मीडिया ने कर ही लिया, ठीक है। तो उस टाइम पे जो मीडिया हुआ करती थी, उस टाइम की मीडिया ने इनफैक्ट हिटलर का काम संभाला, और इनफैक्ट हिटलर का जो प्रचार है वो करना शुरू कर दिया। रूलिंग पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी कौन सी है आपकी? वाइमार रिपब्लिक की एसडीपी। उन सब के अंदर इनफैक्ट इन्होंने ब्लेम करने की शुरुआत की और कहा कि देखो वाइमार हमारे लिए कैसे नालायक लोग हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टीज जर्मनी को डुबा रही है। इनफैक्ट जर्मनी के अंदर जो यहूदी लोग हैं, द जूइश कम्युनिटी जो है, वो भी इनफैक्ट जर्मनी को कहीं ना कहीं डिक्लाइन के ऊपर लेके जा रही है, वो डिफीट की तरफ लेके जा रही है। और इन्होंने इनफैक्ट नाजी पार्टी ने अपना प्रोपोगंडा के तहत कहा कि वर्ल्ड वॉर 1 में तो एक्चुअली जर्मनी जीत गया था, जर्मनी हारा ही नहीं है। अब देखो क्यों ऐसा कहा, और जर्मनी के क्यों बहुत सारे लोग ये प्रोपोगंडा को बिलीव करेंगे। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो जर्मनी के ऊपर सीधा अटैक नहीं होगा, एंड बिकॉज जर्मनी के ऊपर कोई सीधा अटैक नहीं हो रहा था, तो उसके कारण बर्लिन के लोगों को लग रहा था कि कहां युद्ध हुआ है। युद्ध तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि युद्ध बाकी सारे यूरोप के अलग अलग रीजन में हो रहा था, रशिया में हो रहा था, पेरिस में हो रहा था, इंग्लैंड के ऊपर बम गिर रहे थे, पर जर्मनी सबसे सेफ था वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो कॉमन मैन यूज्ड टू बिलीव कि वी हैव नॉट लॉस्ट द वॉर, द वाइमार पीपल हैव सेल्ड द सोल। उन्होंने इनफैक्ट जर्मनी की आत्मा बेच दी है, जब ये लोग इनफैक्ट गए थे पेरिस के अंदर पीस ट्रीटी करने के लिए। और हिटलर कहता है कि पेरिस की पीस ट्रीटी कोई काम की नहीं है। गेटिंग अ पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिलता है कि जो डेमोक्रेट्स और ज्यूज जो थे, उन सबको ब्लेम किया जाता है। जर्मन मिलिट्री का एक गुणगान गाया जाता है और कहा जाता है साहब कि पूरी तरह से जर्मन मिलिट्री इनविंसिबल है ना? गेटिंग अ पॉइंट? तो आप लोग है ना, ये फालतू का कमेंट करना बंद कर दीजिए, है ना? तो अपने दिमाग के अंदर जो गोबर भरा हुआ है वो बाहर मत निकालिए, ठीक है? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को साहब, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर कंटेम्प्रेरी किसी का नाम लिखने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? तो आपको जो भी लगता है, अपना जो प्रिजुडाइस है वो अपने पास ही रखा करिए। गेटिंग अ पॉइंट? हम लोग पढ़ रहे हैं उसको आपको कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के साथ जो लीड करना है,
तो वो आप अपने पास ही रख दीजिए। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो ये काफी नॉनसेंस हो जाता है, क्योंकि आप जब किसी का नाम लिखते हो तो उसके कारण फिर कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती है, और फिर घुमा फिरा के बदनाम तो मैं ही हूँगा कि ये मास्टर चढ़ा रहा था, लोगों को प्रोवोक कर रहा था, ठीक है? सो आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ नॉनसेंस थिंग इन द कमेंट सेक्शन एटलीस्ट। हाँ, तो आप लिखोगे तो फिर मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा साहब। यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर ओन थॉट बट इन योर माइंड, बट नॉट इन द कमेंट सेक्शन। आप अपने विचार अपने दिमाग के अंदर रख सकते हो, वो गोबर को अपने साथ ही घुमा सकते हो, ठीक है? तो गैंग्स ऑफ गोबरपुर करिएगा अपने दिमाग के अंदर, है ना? बट प्लीज डोंट ट्राई टू डू दिस नॉनसेंस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? अब लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हम लोग क्या बता रहे थे साहब? तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई इनफैक्ट जो हिटलर की प्रोपोगंडा है, वो हिटलर की प्रोपोगंडा ने इनफैक्ट ये सिचुएशन को क्रिएट किया, ठीक है? अब हिटलर की प्रोपोगंडा जो है उसके कारण इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो गए, क्योंकि आप लोग क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोली जाती है, और ये जितनी भी चीजें बोली जाती है ये सब ऑन रिकॉर्ड चलता है, ठीक है? अब आप लोग तो क्या है, सूडो नेम के साथ आते हो, आप तो सबके सब कीबोर्ड वॉरियर हो, आपकी तो फटती है साहब, आप अपना नाम भी कभी कभी ठीक से नहीं लिख पाते हो, है ना? आप कुछ भी फलाना ढिमका नाम के साथ लॉग इन कर देते हो, तो आपकी उतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप अपना ओपिनियन फ्रीली रख पाओ विथ योर ओरिजिनल नेम, एंड देन यू विल ट्राई टू प्रोवोक सम पर्सन इन द कमेंट सेक्शन और द एजुकेटर कि सर आपने ये बोला था और आपने ये बोला था। अरे भाई तू अपनी असलियत तो दिखा दे पहले, है ना? गेटिंग अ पॉइंट? तो ये बहुत ही गलत चीज हो जाएगी, ठीक है? और हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं तो हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है? उसके साथ भी कंपेयर करेंगे, कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के साथ भी कंपेयर करेंगे, और फिर उसके साथ जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? बट कम से कम वेट करिए और थोड़ा, है ना, उसके उसका जो डेकोरम है वो मेंटेन कर दीजिए। चलिए, ठीक है? सो क्या होता है, व्हाट वी सी, हमको क्या देखने को मिलता है कि हिटलर की जो विचारधारा है वो कब से बहुत ही एक्सट्रीम वे के अंदर थी, और हिटलर मानता था थ्रू आउट द वे कि जर्मन रेस है उसके लिए मैं सब कुछ कर दूंगा, जर्मन रेस को आगे लेके जाने के लिए। कोई बात नहीं, यशस्वी, है ना? पर थोड़ा ध्यान रखा करिए दोस्त, है ना? मैं देखो मेरे स्टूडेंट्स को अपने मित्रों की तरह कंसीडर करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ उतना ही स्ट्रिक्ट होता है, वरना तो ऑफलाइन में तो मैं गोलगप्पे गाता हूँ अपने बच्चों के साथ, ठीक है? जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ। चलिए, ठीक है, एक और आ गए, वहां से आ गए, हिटलर पढ़ा रहा था, एंड उसके उसके बाद आपको बीच में आपके एक और, ठीक है, आ जाते हैं। चलिए, ठीक है, अभी बात कर रहा था मैं आपको कीबोर्ड वॉरियर्स की, उन्हीं में से ये रात को ज्यादा आते हैं साहब, ठीक है? वो शाम की बैच में कम आते थे। आई रियलाइज इन इवनिंग बैच ये कीबोर्ड वॉरियर्स कम आते हैं, वो मॉडर्न का बैच था उसके अंदर, ठीक है? तो अभी हिटलर पढ़ा रहा था, वायलेंस को पढ़ा रहा था साहब, और सामने नॉन वायलेंस आ गया। चलिए, ठीक है? सो हम लोग क्या बात कर रहे थे, वी व्हाट वी वर डिस्कसिंग, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, नहीं, आई विल बी राइटिंग टू द कंपनी एज वेल कि प्लीज बैन ऑल दिस कैंडिडेट्स, लिटरली उनका सब्सक्रिप्शन ही बैन कर दो, तो उनके जो भी फीस वीस भरी है वो सब खड्डे में चली जाए, क्योंकि ये नॉनसेंस चीजें इनफैक्ट ठीक नहीं है, हमारे लिए भी ठीक नहीं है और आपके लिए भी ठीक नहीं है ना? चलिए, तो क्या होता है, व्हाट वी सी, हम लोग को हिटलर की बात कर रहे थे हम लोग, तो हिटलर ने ना अपना जो प्रोपोगंडा है वो काफी फैला दिया। अब देखो, हिटलर का प्रोपोगंडा जब फैलता है और इनफैक्ट जूइश को टारगेट किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो जू लोग थे, जो जू कम्युनिटी थी, उस टाइम पे पॉलिटिकली भी काफी पावरफुल थी, और ये लोग इकोनॉमिकली भी काफी पावरफुल थे। द जूइश पीपल इकोनॉमिकली ऑलमोस्ट जर्मन इकोनॉमी को कंट्रोल किया करते थे। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था, हिटलर को खास करके, कि यार ये लोग इनफैक्ट बहुत लिमिटेड लोग हैं, बट स्टिल दे आर कंट्रोलिंग द इकोनॉमी, स्टिल दे आर कंट्रोलिंग द पॉलिटिक्स। तो उसका जो एजेंडा था वो एंटी जूइश भी रहा है, उसका एजेंडा जो है एंटी गवर्नमेंट, एंटी डेमोक्रेटिक पार्टी भी रहा है, एंटी कम्युनिस्ट भी रहा है, और पूरी तरह से जर्मनी के अंदर एक माहौल बनाया गया। गेटिंग माय पॉइंट? ये माहौल के द्वारा हमको क्या देखने को मिलता है साहब, धीरे 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 आपकी जो पार्टी जो है वो पॉपुलर हो रही है। यस, जूइश लोग ज्यादातर कैपिटलिस्ट लोग हैं। इवन आज की तारीख में आप देखिए कि जूइश कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी चलाती है। जुकरबर्ग कौन है साहब, ठीक है? फिर आपके जो बेल्जियम के अंदर बड़े बड़े डायमंड हाउसेस है वो कौन कौन चलाता है साहब? आप देखिए, सबसे ज्यादा इनोवेशन इजराइल सबसे ज्यादा करता है। माइक्रोसॉफ्ट में सबसे ज्यादा जो आर&डी का, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, उसके अंदर जो भी आर&डी का सेक्शन हेड कर रहे हैं सबके सब जूइश ओरिजिन के लोग हैं। तो अमेरिका में रहते होंगे इनफैक्ट सालों से, मतलब उनकी जनरेशन बाय जनरेशन, बट दे फॉलो जूइज्म रेदर देन दी क्रिश्चियनिटी, ठीक है? सो वी सी कि जूइश लोग की तो अलग ही कहानी है साहब, ठीक है? वो दिमाग से खोपड़ी लोग होते हैं साहब, है ना? और मतलब जो जो होता है ना कि बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग, वैसा ही कम्युनिटी साहब आपको, है ना, प्रॉपर उसका आपको वैसा मिलेगा। दिमाग भी जोरदार है और डेयरिंग भी उनके अंदर जोरदार रहती है, ठीक है साहब? तो कंट्री ऐसे चला रहे, आजू बाजू में, मतलब आप समझने की कोशिश करो कि 15-20 से ज्यादा ऐसे कंट्रीज है जो उनके साथ हॉस्टाइल है। 60-70 साल उनकी लड़ाई चल रही है, उसके बावजूद भी सर्वाइव कर रहे थे, स्टिल सर्वाइविंग ऑन देयर ओन, है ना? तो अलग ही कहानी है साहब जूइश लोग की। चलिए, ठीक है, बट पहले नहीं हुआ करती थी। पहले इनकी ये थी कि इकोनॉमिकली ये लोग काफी पावरफुल थे। अब जर्मनी के अंदर क्या हो रहा है कि बाकी सारे जो दूसरे कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो इनफैक्ट नाजी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब ने देखा कि यार ये जूइश लोग इनफैक्ट हमारी इकोनॉमी भी खा रहे हैं, हमारी सिस्टम को भी कंट्रोल करके बैठे हैं, तो फिर कोई ना कोई तो ब्लेम करने वाला चाहिए। तो हिटलर ने क्या किया कि जो आपके कैपिटलिस्ट फोर्सेस थे उनकी सपोर्ट ली, फिर कॉमन मैन उसको फेवर में आ रहा है, और फिर जर्मनी के अंदर जब लेटर ऑन इलेक्शंस होते हैं तो ये इलेक्शंस में इनफैक्ट नाजी पार्टी जीत जाती है। गेटिंग अ पॉइंट? सो वी सी बाय द ईयर 1932 तक आते आते हमको ये देखने को मिलता है कि नाजी पार्टी जो है 1932-33 तक आते आते इलेक्शन जीत जाएगी, और यहां से ही हमको देखने को मिला कि हिटलर जो है वो चांसलर के रूप में आ जाता है। अब आप समझने की कोशिश करो कि हिटलर जो है
वो इनफैक्ट चांसलर के रूप में आया, बट हिटलर चाहता था कि मुझे और पावर कंट्रोल करना है। तो पहले क्या था कि नाजी पार्टी को लिमिटेड सीट्स मिली थी, पीआर था ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। तो नाजी पार्टी वाज इन मेजोरिटी बट दे वांटेड टू हैव कंट्रोल पावर, मतलब ये लोग पूरी तरह से कंप्लीट पावर चाहते थे। चांसलर का मतलब है इट इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर ओनली, ठीक है। तो जर्मनी के जो प्रेसिडेंट थे हिडेनबर्ग, वो हिडेनबर्ग ने इनफैक्ट हिटलर को शपथ तो दिलाई। इट इज सेड कि हिटलर ने फिर से चुनाव कराए, और फिर से चुनाव कराने के बाद ही वाज एबल टू गेन अराउंड 44% ऑफ द वोट। अब जब 44% से ज्यादा वोट कोई एक पार्टी और कोई एक लीडर के नाम के ऊपर इनफैक्ट जर्मनी के अंदर जीत के आता है, तो मतलब क्या होता है, जर्मनी का अच्छा दिन आना शुरू हो जाता है। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। सो वी सी कि हिटलर विल ट्राई टू कंसोलिडेट द पावर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ही विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय द ऑपोजिशन एंड पर्टिकुलरली द कम्युनिस्ट। अब देखिए कि आप जैसे सत्ता के ऊपर आते हो, तो आपका पहला गोल यही होना चाहिए कि आपके ऑपोजिट्स को खत्म कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि आपको 5 साल नहीं रहना है, आपको उससे भी ज्यादा टिकना है। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो आपकी जो राइट विंगर ऑर्गेनाइजेशन होती है, ट्रेडिशनल राइट विंगर ऑर्गेनाइजेशन, जब उनको मौका मिलता है तो वो आगे के 50 साल को कंसोलिडेट कर देते हैं। गेटिंग अ पॉइंट, दे विल मेक श्योर कि हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि हमारा इनफैक्ट ऑपोजिशन ही ना रहे, और ऑपोजिशन नहीं रहेगा तो आगे के 15 20 50 साल तक हम लोग है ना खींच पाएंगे। गेटिंग अ पॉइंट। तो ये सब सिचुएशन में हिटलर ने अब इनफैक्ट है ना पावर को कंट्रोल करने की शुरुआत की। अब हिटलर सोच रहा था कि जर्मनी में उसके सामने कोई ऑपोजिशन फोर्स है, वो थे कम्युनिस्ट। अगर ये पॉपुलर हो जाएंगे तो उसकी जो नाजी पार्टी है उसकी पिपुड़ी बच जाएगी। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। तो उसने क्या करा है, एक दिन पार्लियामेंट के अंदर आग लगा दी। गेटिंग अ पॉइंट। तो 1933 के आसपास का टाइम है, जर्मनी के अंदर इलेक्शंस हो रहे थे। इलेक्शंस के पहले ही इनफैक्ट जर्मनी की जो पार्लियामेंट थी जिसका नाम था रीचटैग, उसके अंदर आग लगाई जाती है। अब इट इज सेड कि ये जो आग लगी उसके अंदर 15 20 25 लोग मारे भी गए। ये 25 लोगों को पता था कि ये आग किसने लगाई थी, ठीक है। बट हिटलर ने उनको भी खत्म करवा दिया और कहा कि ये कम्युनिस्ट लोगों ने आग लगाई है, बिकॉज कम्युनिस्ट लोग एंटी डेमोक्रेटिक है, ये पार्लियामेंट को बिलीव नहीं करते हैं। और इसी के कारण जब नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं, कौन से, मार्च महीने के इलेक्शन, अभी हमने देखा ना ये वाले इलेक्शन, ठीक है। तो ये जो इलेक्शन हुए उसमें हिटलर को काफी अच्छी क्वांटिटी के अंदर वोट्स भी मिलते हैं। गेटिंग अ पॉइंट। तो ये सिचुएशन में क्या हुआ कि कम्युनिस्ट लोग हट गए पावर से। अब कम्युनिज्म की ज्यादा पिपुड़ी नहीं बच पाएगी। समझे कि नहीं समझे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिटलर ने फिर जैसे ही पावर कैप्चर किया, उसने कानून पास कराया एनेबलिंग एक्ट। अब देखिए, देखो राइट विंग का एक और खासियत होता है नाजी का। नाजिज्म की एक आइडियोलॉजी होती है, वो हमेशा रूल ऑफ लॉ के द्वारा सब कुछ करेगा, पर इनफैक्ट कानून कैसा होगा वो खुद डिसाइड करेगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ को हमेशा मानता है, पर ड्यू प्रोसेस को कभी नहीं मानेगा। समझे कि नहीं समझे। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, है ना। तो नाजिज्म जो है, ये नाजिज्म की खासियत है। वो देखेगा कि देखो मैं तो कानून के तहत सब कुछ कर रहा हूँ। गेटिंग अ पॉइंट। तो 1933 ऑनवर्ड से उसने एनेबलिंग एक्ट पास कराया, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करा दिया, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली। और इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि जर्मनी बिकेम अ वन पार्टी स्टेट बाय द एंड ऑफ 1933। 1933 तक आते आते धीरे धीरे उसने एक वन पार्टी गवर्नमेंट बना दी, और गवर्नमेंट जो है वही पार्टी है, और पार्टी है वही गवर्नमेंट है, और वही इनफैक्ट आपका कंट्री है। समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन आपकी ऑपोजिशन समाप्त हो जाती है। ऑपोजिशन समाप्त होगी तो धीरे धीरे करके सब कुछ कैप्चर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एनेबलिंग एक्ट है। ये एनेबलिंग एक्ट के तहत उसने ये सब प्रोविजंस किए थे। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। सो ही ट्राई टू टेक द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फॉर हिमसेल्फ, और ये सब चीजें है उसने अपने हाथ में ले ली थी। पार्लियामेंट के पावर को खत्म कर दिया था। समझे आप लोग। अब यहाँ से हिटलर का इनफैक्ट गेम चालू होगा। हिटलर ने इनफैक्ट सेंट्रलाइज स्टेट बना दिया। सेंट्रलाइज स्टेट बनाते के साथ साथ फाइनली 1934 तक आते आते हिटलर के जो इमीडिएट लीडर थे, कौन थे, जर्मनी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनका मृत्यु हुआ। और जब उनका मृत्यु हुआ तो हिटलर ने अपने आप को क्या कह दिया कि अब मैं ऑल इन वन हूँ। ऑल इन वन का मतलब क्या होता है कि अब मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, अब मैं चांसलर भी हूँ, अब मैं सब कुछ हूँ, और मैं आपका डियर लीडर हूँ। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो हिटलर ने कहा कि आई एम द डियर लीडर, आई एम द फ्यूरर, और मैं आपका फ्यूरर हूँ, आपके लिए अच्छा करने आया हूँ, और आपका इनफैक्ट है ना भला करके जाऊंगा, है ना। तो ना मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे किसी ने बुलाया है, ठीक है। तो हिटलर कहता है कि मैं तो ऑस्ट्रिया से सब कुछ आने वाला बंदा था, एक छोटा सा गांव से आना था, और फिर आते आते आपने मुझे कहाँ पे बिठा दिया है। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो फ्यूरर जो है ये डियर लीडर के साथ जुड़ा हुआ सिनोनिम है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक लीडर के रूप में, डियर लीडर के रूप में, इस तरह से उसको कंक्लूड किया जाता है। अब देखो ये हिडेनबर्ग जो है इसका नेचुरल डेथ था। अब इसको लेके बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद इसको भी मार दिया होगा हिटलर ने, है ना। तो ये सब सिचुएशन है 1934 ऑनवर्ड से हिटलर ने एक एक करके जर्मनी का पूरा काया पलट कर दिया। अब देखो ये 5 साल के अंदर हिटलर जो भी एक्शंस लेगा, ऑल दिस एक्शंस विल बी रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द वर्ल्ड वॉर 2। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। सो हमको क्या देखने को मिला कि ये 5 साल के अंदर इनफैक्ट हिटलर के जो भी कार्य थे, ये कार्य के कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। और ये हिटलर ने 5 साल में ऐसा तो क्या कर दिया था। तो एक एक करके हमने जो नाजिज्म की आइडियोलॉजी पढ़ी ना अभी, 5 पॉइंट आइडियोलॉजी, ऑटार्की, सेल्फ रिलायंस, स्ट्रॉन्ग जर्मनी, लेबेंस रूम, उसके साथ साथ हमने देखा डियर लीडर का कंसेप्ट एंड जर्मन इन डेंजर। 5 साल के अंदर उसने इकोनॉमिक ग्रोथ कराया, 5 साल के अंदर उसने पॉलिटिकल एक्सपांशन कराया,
5 साल के अंदर उसने सोसाइटी को तोड़ दिया पूरी तरह से। यहूदियों को पकड़ पकड़ के आपके कैंप्स के अंदर डाला जाता है, कम्युनिस्ट लोगों को पकड़ पकड़ के कैंप्स के अंदर डाला जाता है, और वो कौन से कैंप्स थे आपको पता ही है, वहां से गैस चैम्बर के अंदर भेजा जाता था। गेटिंग अ पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन में फाइनली वी सी कि हिटलर ने एक एक करके अपने जो अपोजिशन फोर्सेस थे उसको खत्म कर दिया, पॉलिटिकली एक्सपांड कर दिया, और मिलिट्री और इकोनॉमिकली अगर आप देखोगे तो तभी भी आपको बहुत सारा एक्सपांशन मिलेगा। तो इस तरह से वी सी कि जर्मनी जो है वो एक नया आयाम दिखाने की कोशिश करेगा। देखो हिटलर क्या काम करता है इन दिस 5 इयर्स। हिटलर ये 5 साल के अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन करेगा, दिस विल ट्रिगर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। एक्चुअली इसके पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर होने की शक्यता कम थी, इन स्पाइट ऑफ हिटलर अज्यूमिंग द पावर इन द ईयर 1934। बट 1934 से 1939 तक आते आते हमको ये देखने को मिल रहा है कि हिटलर ने इकोनॉमिक चेंजेस भी किए, हिटलर ने फॉरेन अफेयर्स के अंदर भी चेंजेस किए, तो बहुत सारे चेंजेस कर देगा। अब देखो इकोनॉमिक चेंजेस क्या करता है, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस में। पॉलिटिकल चेंजेस में पहले तो उसने क्या किया, जर्मनी को एक वन पार्टी स्टेट बना दिया और एक सेंट्रलाइज स्टेट बना दिया। फेडरलिज्म को गया तेल लेने, एवरीथिंग विल बी सेंट्रलाइज्ड। ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म कर दिया जाता है, और नाजी पार्टी के अंदर उसके जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे विद इन पार्टी, उन सबको भी इनफैक्ट गैस चैम्बर के अंदर भेज दिया जाता है। गेटिंग अ पॉइंट? तो विद इन पार्टी रिफॉर्म्स, आउटसाइड पार्टी रिफॉर्म्स, विद इन जर्मनी एवरी टाइम्स ऑफ रिफॉर्म्स वर टेकन प्लेस। ओनली वन पार्टी, दैट इज नाजी पार्टी, एंड नाजी पार्टी के अंदर मेरे चेले चपाटे होने चाहिए, कोई और सपोर्टर नहीं होना चाहिए, कोई और लीडर का। ठीक है? तो इस तरह से उसने वहां पे फिल्टर कर दिया लोगों को। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हिटलर ने इनफैक्ट जर्मनी को सेल्फ रिलायंस के रूप में, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है कि इकोनॉमिकली ग्रोथ करना था, उसका विकास करना था, तो हिटलर ने इनफैक्ट अपने इंपोर्ट्स को कम किए। हिटलर ने इनफैक्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को फिर से रिवाइव किया और जर्मनी का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी टूट गया था, पूरी तरह से रिवाइव किया जा रहा है बाय इंक्लूडिंग द 4 इयर्स प्रोग्राम। ठीक है? तो जैसे हम लोग 5 इयर्स प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं, जर्मनी ने 4 ईयर प्रोग्राम की शुरुआत की थी। ये 4 ईयर प्रोग्राम के द्वारा, 4 ईयर प्लान के द्वारा जर्मनी को पूरी तरह से इकोनॉमिकली रिवाइव करने की कोशिश की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। आपकी ये जो BMW है, फिर फोक्सवैगन है, फिर हाईवेज है, जर्मनी के अंदर पावर प्लांट्स बनने की शुरुआत हो गई। ये सब चीजों में इकोनॉमिकली जर्मनी काफी ग्रो होता है, और क्योंकि यूनाइटेड हो चुका था, तो ये सब सिचुएशन के अंदर हमको क्या देखने को मिला कि जर्मनी एक कमांड स्टेट के रूप में उभर के आ गया था। कमांड स्टेट का मतलब समझ में आता है आपको? ठीक है? इसे कमांड इकोनॉमी कहते हैं, जहां पे स्टेट डिसाइड करता है कि हमको क्या करना है। गेटिंग अ पॉइंट? है ना? द स्टेट विल डिसाइडिंग कि हाउ द मनी शैल बी स्पेंट, रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है और रिसोर्सेज को कैसे टारगेटफुली यूज करना है। तो जो इनफैक्ट सोवियत यूनियन ने किया था 5 इयर्स प्लान के अंदर, कुछ वैसा ही हिटलर करने की कोशिश करेगा। गेटिंग अ पॉइंट? है ना? तो वी सी की नो डाउट हिटलर ऐसे तो कम्युनिज्म का विरोधी था, बट उसने कमांड इकोनॉमी की जो सिस्टम दी थी वो कहीं ना कहीं जो आपकी कम्युनिज्म है उसी के फेवर में जा रही है। समझे आप लोग? ठीक है? बट हिटलर ने नेशनलाइज सब कुछ नहीं किया था, he did not nationalize each and every thing in Germany, but there were many things that were taken control by the government. The government will be deciding, और खास करके ऑटोमोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका इंजीनियरिंग सेक्टर है, उसके अंदर काफी उसने विकास करने की कोशिश की। ठीक है? तो ये 4-5 साल के अंदर जर्मनी फिर से खड़ा करने की कोशिश करेगा, इंक्लूडिंग इनफैक्ट जर्मनी ने सोशल चेंजेस करने की शुरुआत की, और इनफैक्ट एजुकेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब जब वो एजुकेशन को कंट्रोल करेगा, तो एजुकेशन के अंदर सिलेबस क्या डाला जाएगा, तो जो गॉबल्स कहेगा वही इनफैक्ट सिलेबस के अंदर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वी फाइंड सिलेबस वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, एंड बिकॉज़ द सिलेबस वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, एवरी जर्मन यूज्ड टू थिंक द हिटलर इज राइट। क्योंकि हिटलर ने सबसे पहले किसको टारगेट किया था? मैंने आपको बताया था, इंटेलेक्चुअल्स को सबसे पहले टारगेट कर दिया था कि भाई इनको फिल्टर कर दो, भाई ये लोग जिंदा रहे तो मेरी खाट खड़ी कर देंगे। गेटिंग अ पॉइंट? सो वी सी कि हिटलर ने इनफैक्ट जो सिलेबस के रूप में नाजिज्म को ग्लोरीफाई करने की शुरुआत की और ज्यूज को खत्म किया। अब देखो ज्यूज को मार रहा था, गैस चैम्बर के अंदर भेज रहा था, the common German public was supporting Hitler. Why? Because the German public used to think कि Hitler is right. इनफैक्ट हिटलर ने अपना रेस भी डेवलप किया, जर्मन रेस की विचारधारा। वो कहता है कि जर्मन रेस आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आर्यंस, एंड द आर्यन शुड लिव राइट फ्रॉम द आल्प्स टू द आई वुड से उरल माउंटेन्स। तो आल्प्स से लेके उरल माउंटेन्स तक आपको रहना है। तो इस तरह से इनफैक्ट हिटलर ने सब के सब जर्मन पब्लिक थी, उनके दिमाग के अंदर क्या डाल दिया साहब? ठीक है? तो गोबर डालने की शुरुआत कर दी। तो ये सब सिचुएशन में हमको यही देखने को मिला कि हिटलर ने इनफैक्ट जर्मन रेस का विचार दिया, रेडिकल नेशनलिज्म को पॉपुलर कराया, वर्साई की ट्रीटी का धजिया उड़ाने की शुरुआत करता है, और क्या कहता है कि ये तो फालतू का डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट हमने साइन ही नहीं किया था, ये तो वाइमार रिपब्लिक ने साइन किया था। अब थोड़ी हम लोग वाइमार रिपब्लिक है। समझ में आया कि नहीं आया? चाइना आजकल कैसा करता है, चाइना क्या कहता है कि ये तो फलाना डॉक्यूमेंट 1904 के अंदर साइन हुआ था। 1904 में तो हम थोड़ी पावर के ऊपर थे, हमको हमारे साथ साइन करना पड़ेगा तब जाके हम लोग बात करेंगे। है ना? चाइना नेपाल आजकल चल रहा है ना साहब? ठीक है? तो ये सब सिचुएशन में हिटलर ने बहुत ही क्लियर कट कहा कि वर्साई की ट्रीटी हमारे साथ साइन नहीं हुई थी, अगर ट्रीटी हमारे साथ साइन नहीं हुई तो हम क्यों बोलेंगे साहब, हम आपका जवाब नहीं देंगे। और अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक्सपांशनिस्ट बनाया। उसने एक ही चीज कहा कि आप डिप्लोमेटिक वे के अंदर अगर सॉल्यूशन लाने की कोशिश करोगे तो सब के सब लोग हम लोग को फिर से कोरे पेज के ऊपर साइन कराएंगे। अगर हमको ये कोरे पेज से बचना है तो हमारी सेना की ताकत दिखानी पड़ेगी। वी शुड सॉल्व द इशू बाय द प्रॉब्लम बाय द फोर्स ऑफ मिलिटरिज्म रेदर देन द साइनिंग ऑन द ब्लैंक पेज। तो ये सब सिचुएशन में हिटलर बहुत क्लियर कट कहता है
है और जर्मन पब्लिक को कहता है कि आई वांट टू एस्टैब्लिश द थर्ड राइच, मुझे थर्ड राइच की एस्टैब्लिशमेंट करनी है, मुझे तीसरा एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना है। और ये सब सिचुएशन में हिटलर ने जर्मन्स को कहा कि देखिए, मैं तो आपके लिए एक लिविंग रूम बनाने जा रहा हूँ। दिस लिविंग रूम एंड द बेडरूम एंड द बालकनी एरिया कवर्स द एरिया फ्रॉम ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड एंड अप टिल द रशिया एज वेल। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करो कि इस तरह से उसने लेबेंस रूम का कंसेप्ट दिया। जर्मनी की पब्लिक खुश हो गई कि ये तो भाई साहब जोरदार बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये अखंड जर्मनी की बात कर रहा है, ये वो जर्मनी की बात कर रहा है जो बिस्मार्क के दौरान हुआ करता था, ये वो जर्मनी की बात कर रहा है जब होली रोमन एम्पायर के दौरान हुआ करता था। तो ये सब सिचुएशन में जर्मनी की पब्लिक खुश हो गई, उनको लग रहा है कि ये बंदा सही है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और हिटलर ने काम भी ऐसे किए, एक से एक धांसू काम करने की शुरुआत करता है। हिटलर ने लीग ऑफ नेशन को मारी गोली। अब देखो, लीग ऑफ नेशन एक ऐसी बॉडी थी जिसके अंदर 1926 के आसपास जर्मनी को एंट्री दी जाती है। 1933 के आसपास जर्मनी उसको छोड़ के भी चला जाता है, बोलता है कि भाई मुझे कोई काम नहीं है तुम्हारा, ठीक है। ऐसे भी ब्रिटेन और फ्रांस की पिट्ठू बन गई है। उस दौरान 1933 में डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस हो रही थी यूरोप के अंदर। हिटलर इसको भी गोली मार देता है कि मुझे तुमको क्या डिसआर्मामेंट, ठीक है, तुम इतना सारा बंदूक लेके बैठे हो और हम तलवार बना रहे हैं तो उसके लिए हमको मना कर रहे हो। गेटिंग अ पॉइंट। ऊपर से उसने सार रीजन जो है वो जर्मनी के साथ मर्ज कर दिया। अगर आपको याद होगा तो सार रीजन कौन सा रीजन है? सार एक ऐसा रीजन है जिसको डीमिलिटराइज किया गया था। सार एक ऐसा रीजन है जिसको डीमिलिटराइज किया गया था और 15 इयर्स तक इसको फ्रांस के कंट्रोल में दिया गया था। और 15 साल के बाद यहाँ पे प्लेबिसाइट होने वाला था। याद आया कि नहीं आया? हमने पढ़ा था इसके यहाँ पे प्लेबिसाइट होने वाला था, हमने डिस्कस किया था ना साहब। तो सार विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द लीग ऑफ नेशन, फ्रांस विल हैव द मिनरल राइट्स एंड 15 इयर्स के बाद प्लेबिसाइट होगा। हिटलर ने क्या किया 1934 के आसपास, इन द पीरियड ऑफ 1934, उसने वहां पे सार को रीमर्ज करा दिया जर्मनी के साथ। जब पब्लिक ने उसको पूछा कि तुमने कैसे इसको मर्ज करा दिया, तो उसने कहा कि देखो, मैंने तो प्लेबिसाइट कराया है, सार की पब्लिक कहती है कि हमको जर्मनी के साथ जाना है। गेटिंग माय पॉइंट। 15 साल हुआ था कि नहीं हुआ था साहब? ठीक है, तो उसने कह दिया कि पब्लिक चाहती है। जर्मनी के अंदर कॉन्स्क्रिप्शन को रीइंट्रोड्यूस कराया गया। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब क्या है? कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज। तो जर्मन यूथ जो था उसको बोला जाता है कि तुमको अभी कॉलेज के 2 साल खत्म होने के बाद 2-3 साल सेना में बंदूक चलाने का, मतलब चलाने का। और एक एक करके उसने जो भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल के प्रोविजन से वो तोड़ दिए। ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जर्मनी की सेना 1 लाख की रखी गई थी। याद आया कि नहीं आया? उसने कह दिया कि नको, मैं अपनी आर्मी बढ़ाऊंगा। एक टाइम के ऊपर इनफैक्ट जर्मनी की नेवी खत्म कर दी गई थी। हिटलर ने ब्रिटेन को प्रेशराइज किया, ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ एक ट्रीटी की गई थी। हिटलर ने ब्रिटेन को प्रेशराइज किया, ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ एक ट्रीटी की, नए सिरे से ट्रीटी की। और ट्रीटी के अंदर अलाउ किया जाता है कि ब्रिटेन की 1/3 जो पावर है वो जर्मन नेवी के पास होगी। अगर इनफैक्ट ब्रिटेन के पास 100 शिप्स है तो जर्मनी 33 बोट्स को यूज कर पाएगा। समझे कि नहीं समझे? है ना? तो वी फाइंड कि ब्रिटेन हैज 100 बोट्स, जो वॉर बोट्स हुआ करती थी। तो जर्मनी 33 बोट्स को डेवलप कर पाएगा। मतलब ये है कि ब्रिटेन भी अब हिटलर के पावर में आ चुका था। ब्रिटेन भी हिटलर कह रहा था उस हिसाब से चल रहा था। बहुत लोग ने ब्रिटेन को कहा कि तुम क्यों अपीज कर रहे हो, व्हाई यू आर अपीजिंग हिटलर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्योंकि हिटलर एक एक करके हर एक प्रोविजन तोड़ रहा है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जर्मनी ने इनफैक्ट अपना दबदबा बनाया। हिटलर ने इनफैक्ट जर्मनी का जो प्रेशर है वो आगे एक्सपांड किया और राइनलैंड जो है उसको रीमिलिटाइज कर दिया। अगर आपको याद होगा, ये वही राइनलैंड है जिसको न्यूट्रल करने की बात लिखी गई थी। याद आया कि नहीं आपको? ठीक है, ये राइनलैंड जो है इट वाज सपोज्ड टू बी केप्ट न्यूट्रल, हमने पढ़ा था इसको। ठीक है, सो वी सी कि राइनलैंड वाज सपोज्ड टू बी केप्ट न्यूट्रल। इसको इनफैक्ट अपने जर्मनी के अंदर मर्ज करने के साथ साथ उसने इसको भी इनफैक्ट रीमिलिटाइज कर दिया, यहाँ पे भी अपनी सेना को डेवलप करा दी। तो इन सब सिचुएशन में हमको देखने को मिल रहा है कि हिटलर ने एक एक करके हर एक स्टेप को तोड़े, फाइनली मुसोलिनी के साथ ट्रीटी की। अब देखो, उस टाइम पे 1936 का पीरियड था। मुसोलिनी इटली के अंदर इल ड्यूस के रूप में पॉपुलर हो चुका था। इल ड्यूस का मतलब क्या होता है? द लीडर। यहाँ पे भी द लीडर है, वहां पे भी द लीडर है। गेटिंग अ पॉइंट। मुसोलिनी का फासिज्म वहां पे पॉपुलर हो रहा था और इसी के कारण हमको क्या देखने को मिला? फ्यूरर और ड्यूस इकट्ठे हुए, मिल बैठे दो यार, और 1936 में रोम बर्लिन एक्सिस की शुरुआत हो जाती है। धीरे 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 करके हिटलर की इनफैक्ट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो पीछे बैकग्राउंड चल रहा था। और पीछे बैकग्राउंड के अंदर जब हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द हिटलर, तो हिटलर की इनफैक्ट डिस्कशन होती है आपकी जापान के साथ। और जापान के साथ जब डिस्कशन होगी तो फाइनली एक नया एक्सिस उभर के आएगा, रोम बर्लिन एंड टोक्यो एक्सिस, जो इनफैक्ट एंटी कॉमिंटम पैक्ट के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, ये जर्मनी का है आपका पूरा का पूरा। खैर, उसके ऊपर कभी डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो वी सी के एंटी कॉमिंटम, व्हाट डू मीन बाय एंटी कॉमिंटम? एंटी कॉमिंटम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में इटली, जापान और जर्मनी इकट्ठे हो रहे हैं। 1937 तक आते आते यही हिटलर इनफैक्ट स्पेन के अंदर उस टाइम पे एक बहुत बड़ा सिविल वॉर चल रहा था। ये सिविल वॉर के अंदर जो स्पेनिश मिलिट्री थी उसको सपोर्ट करने के लिए अपनी सेना भेजता है। और इन दिस सिचुएशन एक एक करके जो हिटलर को वर्साई की ट्रीटी के प्रोविजंस बोले गए थे उसकी वो धजिया उड़ाने की शुरुआत करेगा। और धजिया उड़ाते उड़ाते उड़ाते
फाइनली सुडेटन लैंड का जो विस्तार था, अगर आपको याद होगा तो सुडेटन लैंड ये वाला एरिया है, ऑल दिस एरिया ऑफ सुडेटन लैंड वाज गिवन टू द जेकोस्लोवाकिया आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साई। हिटलर ने कहा कि ये एरिया तो जर्मन पॉपुलेशन का है, इसको आप कैसे जेकोस्लोवाकिया को दे सकते हो। एंड हिटलर ने इनफैक्ट 1938 के अंदर एक नया पैक्ट साइन करते हुए ब्रिटेन को कहा कि ये सुडेटन लैंड का विस्तार हमको देना पड़ेगा, ना कि जेकोस्लोवाकिया को देना पड़ेगा। गेटिंग अ पॉइंट? तो वी सी कि जेकोस्लोवाकिया की जो सरकार थी, ये जेकोस्लोवाकिया की सरकार को पूछे बिना हमको देखने को मिलता है सुडेटन लैंड का जो एरिया है वो जर्मनी के अंदर ट्रांसफर करा दिया जाता है। और 1939 तक आते आते जेकोस्लोवाकिया के अंदर हिटलर ने एक प्रो हिटलर एक एजिटेशन चलाया और वहां पे प्रो जर्मन अपराइजिंग कराते हुए 1939 में सुडेटन लैंड तो छोड़ो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरा जेकोस्लोवाकिया को भी मर्ज कर दिया। अब ये सब सिचुएशन में हिटलर वेट कर रहा है। हिटलर ने ऑस्ट्रिया के साथ ऑलरेडी एक यूनियन कर दिया है। 1938 के अंदर उसने ऑस्ट्रिया के साथ एक ट्रीटी की थी और ऑस्ट्रिया को लेटर ऑन मर्ज कर दिया जाता है विद इन द जर्मन एम्पायर। और इस तरह से जेकोस्लोवाकिया आ गया, सुडेटन लैंड आ गया, ऑस्ट्रिया आ गया। और इसके साथ साथ आप समझने की कोशिश करोगे, अब हिटलर का एक गोल बाकी रहा था। हिटलर का एक गोल बाकी रहा था, वो कौन सा था साहब? वो कौन सा था साहब? पोलैंड था। और हिटलर ने जब इनफैक्ट पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया अक्टूबर 1939 तक आते आते या सितंबर 1939 तक आते आते वी सी के ब्रिटेन ने रिएक्शन देने की शुरुआत की और कहा कि एक्टो नॉ चॉल दे, समझे कि नहीं समझे। सो व्हेन हिटलर अटैक्ड द स्टेट ऑफ पोलैंड इन दिस कंडीशन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। अब सवाल आपका बहुत लोगों ने पूछा है, आप में से बहुत लोगों ने पूछा है कि सर क्यों हिटलर को रोका नहीं गया। तो ये जो कारण है उसको मैं कल पढ़ाऊंगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक इमीडिएट रीजन या मैं कहूंगा फंडामेंटल रीजन है, वो है अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति। और ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर के ग्रोथ के पीछे उतने ही जिम्मेदार है जितना इनफैक्ट हिटलर की एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी है। ताली दो हाथ से बजती है। जब एक बंदा एक्सपांड कर रहा है तो आपको उसको रोकना चाहिए था इमीडिएटली। प्रॉब्लम ये हो गया साहब कि आपने हिटलर को पहले बढ़ने दिया, फिर अकल ठिकाने आ गई, अब वो अनस्टॉपेबल हो चुका था। आपको पता है डायनासोर का बच्चा है, छोटा होता है तो बहुत ही क्यूट लगता है। आप बोलोगे हाउ क्यूट डायनासोर बेबी, अरे भाई डायनासोर बेबी नहीं, तुमको खा जाएगा। आपको पता है डायनासोर का बच्चा है तो उसको उठा के वो पिंजरे के अंदर डालना होता है या टापू के ऊपर छोड़ के आना है, सो दैट हम लोग जाके फिर वहां पे जुरासिक पार्क का शूटिंग कर पाए। गेटिंग माय पॉइंट? यू शुड नॉट डू दैट। हिटलर की एक्शंस 1934 से क्लियर हो चुकी थी कि ये बंदा एक्सपांशनिस्ट है। तो 1934-35 तक आते आते उसको दबा दिया होता तो ये घटनाएं नहीं होती। तो ब्रिटेन और फ्रांस उसके पीछे इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। इतिहास खाली हिटलर को ब्लेम करता है, मैं कहूंगा कि हिटलर तो बाद में आया। हिटलर को बड़ा किया जाता है, वो है ना आस्तीन का नाक बन जाता है हिटलर फॉर द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच पीपल, because the leaders of the Britain and France were equally responsible into this humanity crimes। दुनिया के सामने चर्चिल इनफैक्ट बहुत ही नगाड़ा बजाता रहता है कि हमने ये किया वो किया। साहब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों रिस्पॉन्सिबल थे। गेटिंग माय पॉइंट है ना? ब्रिटेन और फ्रांस की तो बोलती बंद हो गई थी 1935 के बाद। फ्रांस को समझ में आ गया था कि बेटा गए हम लोग। क्यों गए? क्योंकि हिटलर ने इनडायरेक्टली फ्रांस को कन्वे कराया था कि बेटा अगला नंबर तुम्हारा आने वाला है। तो हिटलर जो भी कर रहा था फ्रांस बोल रहा था कि होने दो, क्योंकि ये तो ट्रीटी ऑफ वर्साई को रिवर्स कर रहा है। हिटलर इज ट्राइंग टू रिवर्स ऑल द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साई। ऑस्ट्रिया के साथ संबंध बनाना हिटलर ने बना दिया। सुडेटन लैंड और जेकोस्लोवाकिया अलग हो गया था, ले लिया। पोलैंड एक टाइम के ऊपर जर्मन एम्पायर का पार्ट था, बिस्मार्क एम्पायर का पार्ट था, ले लिया। अब फिर बात हो रही है पोलैंड तक आ गई और आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस की अकल ठिकाने आई कि अब हमको बीच में पड़ना पड़ेगा। अरे भाई तब तक तो टाइम हो चुका है और फिर तब तक ये पावरफुल हो चुका है, इकोनॉमिकली पावरफुल हो चुका है, मिलिटरी पावरफुल हो चुका है, पॉलिटिकली पावरफुल हो चुका है। तो ये सब सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिला कि ब्रिटेन और फ्रांस इनफैक्ट उसको रोक सकते थे पर नहीं रोके। उसके पीछे का कारण क्या था? ब्रिटेन और फ्रांस की अपीजमेंट पॉलिसी। ये अपीजमेंट पॉलिसी हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर पढ़ेंगे, विल बी डिस्कसिंग इन दैट पॉइंट, तो अभी इसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। बट यहां से ही हमको देखने को मिलता है 1939 तक आते आते हिटलर ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया और पोलैंड के ऊपर अटैक करेगा तो उसके बाद क्या होता है, आपके वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होगी। 1939 में ही इनफैक्ट हिटलर ने स्टालिन के साथ एक पैक्ट की थी जिसे हम लोग कहते हैं नाजी सोवियत पैक्ट, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन के घूम रहे थे, पर इनको भी पता था कि हमारा तलाक कभी भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और ये तलाक 1939 में तो इनफैक्ट शुरू हुआ था, शादी तो 1939 में होती है, पर 1941 के दिसंबर तक आते आते फाइनली ये पैक्ट टूट जाएगा जब हिटलर ने इनफैक्ट यहाँ से ठाई ठाई करते हुए स्टालिन के पिछवाड़े में लगा दी। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी सी के जब स्टालिन के ऊपर अटैक किया जाता है 1941 के अंदर, तो ये परिस्थिति के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 बहुत ही एक्सट्रीम चला जाएगा। ठीक है, तो जब पोलैंड के ऊपर अटैक होगा उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि इतिहास बदल जाएगा और वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ इतिहास लेके जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 का जो बैकग्राउंड है आपको समझ में आ गया होगा। होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टुक प्लेस, व्हाई जर्मनी इनफैक्ट स्टार्टेड दिस होल पॉइंट। गेटिंग अ पॉइंट? अब देखिए एक साइड के ऊपर जर्मनी का केस चला,
एक साइड के ऊपर आपके जर्मनी का पेज चला है ना। पोलैंड क्यों इंपॉर्टेंट था बेटा, कल के क्लास के अंदर आए थे कि नहीं आए थे? पोलैंड वाज पार्ट ऑफ द जर्मन एम्पायर, एंड पोलैंड एक ऐसी जगह थी जहां पे हिटलर कहता था कि ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आई विल नॉट लीव दिस पॉइंट। हाँ ठीक है, क्योंकि एक टाइम ये था, ये जो पोलैंड वाला रीजन है, ये वो रीजन था जो इनके साथ पूरे कंट्रोल में हुआ करता था, और यहाँ पे डेंजिक पोर्ट हुआ करता था। ये डेंजिक पोर्ट पहले तो रशिया का, ये जर्मनी का ही पार्ट था, दिस वाज पार्ट ऑफ द प्रशिया ओनली, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब सिचुएशन में हिटलर चाहता था कि मेरा एक्सपांशन होना चाहिए। और कैसा है कि जो जो पोलैंड है, इनफैक्ट ये बाजू बाजू में ही आया, बाजू में, और जर्मन एम्पायर का जो ओरिजिनल पार्ट हुआ करता था, तो जर्मन एम्पायर काफी बड़ा था ना साहब, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन में हिटलर वो रिवाइव करना चाहता था। अब देखो, आज आज मुझे कोई बोलेगा कि सर आप अफगानिस्तान को एनेक्स करोगे कि नहीं करोगे, अगर मैं पावर के ऊपर रहता तो मैं कहूंगा हाँ जरूर से करूंगा, क्योंकि गांधार मथुरा जो है वो हमारा पार्ट हुआ करता था, तो मथुरा तो ये रहा, वेयर इज माय गांधार, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये तो वैसी बात हो गई साहब, है ना। खैर अभी पॉसिबल नहीं है अफगानिस्तान को एनेक्स करना, बट ये तो खाली समय समय की बात है, क्या पता साहब। चलिए, इंडोनेशिया को तो कर ही सकते हैं हम लोग, है ना। इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में के अंदर भी हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस था ना साहब। तो वैसी बात होती है, चोला एम्पायर ने अपना साम्राज्य बनाया था इंडोनेशिया के अंदर, शैलेंद्र राजा को, है ना, गोरे पेपर के ऊपर साइन करवाया गया था, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब बातें हैं साहब, ये आप हिस्टोरिकल जब डायमेंशंस देते हो, तो हिटलर ने अपने हिस्टोरिकल डायमेंशंस के द्वारा जर्मनी की पब्लिक को उल्लू बना दिया, और पब्लिक इतने उल्लू बन गई तो वो सपोर्ट करती रही, करती रही, करती रही। इट ड्रैग टू दी वर्ल्ड वॉर। अब ये वर्ल्ड वॉर के अंदर इनफैक्ट ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर को क्यों नहीं रोकते हैं, व्हाई दे कुड नॉट स्टॉप हिटलर, उसके पीछे एक कारण है, दैट इज नोन एज द अपीसमेंट पॉलिसी। ये अपीसमेंट पॉलिसी क्या होती है, उसको हम लोग कल के क्लास के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 को पढ़ेंगे, उसके रीजन को देखेंगे, तब समझेंगे। पर वर्ल्ड वॉर 2 का बैकग्राउंड मैंने आपको बना के छोड़ दिया है, क्यों जर्मनी पार्टिसिपेट करेगा, क्यों ब्रिटेन और फ्रांस को फाइनली इंटरफियर करना पड़ा। अब यहां से देखते हैं कि जर्मनी के साथ साथ वर्ल्ड वॉर 2 में दूसरा एक कंट्री जो था, उसका साथी कंट्री था, वो कौन था? मुसोलिनी। और मुसोलिनी ने अपनी जो फांसीवाद की विचारधारा फैलाई थी, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है साहब, है ना। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फासिज्म। फासिज्म क्या है? तो यहाँ पे भी आपकी वही 3-4 थियरी चलेगी। व्हाट इज फासिज्म, उसके बाद आपको पूछेगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फासिज्म, तीसरा पूछेगा कि व्हाई फासिज्म केम टू पावर, है ना, जैसे हिटलर पावर के ऊपर आया। तो आपकी है ना ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, समझे कि नहीं समझे, दारू पुराना का पुराना, ये खाली बाटली बदल गई है, ठीक है। इनफैक्ट आप देखिए कि पूरी ग्रेवी सेम रहेगी। इटली भी आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका था, इटली की भी कंडीशंस खराब हो चुकी थी, इटली के अंदर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, और ये सब परिस्थिति में मुसोलिनी जैसा एक लीडर आया जो कहता है कि मैं इटली को ग्रेट बना दूंगा, मैं इटली को महान बना दूंगा। पब्लिक ने कहा कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, चलो बैठ जाओ तुम पावर के ऊपर, ठीक है। सो वी फाइंड कि घुमा फिरा के आपको यही पॉइंट मिलेगा कि फासिज्म का पावर के ऊपर आना, ये इटली के साथ जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो अन्याय हुआ है, उसी का ही एक आउटकम है, गेटिंग माय पॉइंट। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फासिज्म। थोड़ा पानी पी लेते हैं अपन, चलिए, ठीक है। तो पानी पीते थोड़ा एनर्जी भी आता है साहब। ऐसे रात का क्लास सही रहता है, इसमें एक्चुअली नॉनसेंस करने वाले बच्चे कम रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है, सिवाय कि ये आपके क्या आ जाते हैं, ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स आ जाते हैं, कभी गांधी जी आते हैं, कभी मोदी जी आते हैं साहब, है ना। तो यस, चलिए, ठीक है। अब लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग डिस्कस, और यहाँ पे मेरी कन्वर्सेशन भी आपके साथ ज्यादा होती है, और कन्वर्सेशन भी ज्यादा होती है, इवन मुझे भी ज्यादा लाइवलीनेस लगती है। शाम को क्या होता है, बच्चे ज्यादा रहते हैं तो कन्वर्सेशन थोड़ी कम हो जाती है ना। पर वो मॉडर्न हिस्ट्री, एक्चुअली मॉडर्न में ज्यादा स्टूडेंट्स बैठते हैं कंपेयर टू द वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि उनको लगता है कि पहले प्रीलिम्स का पढ़ लेंगे, और प्रीलिम्स का पढ़ने के बाद हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद में कर देंगे। अब प्रॉब्लम क्या होता है साहब कि वर्ल्ड हिस्ट्री को पहले करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में देख रहे हो, क्योंकि ये सब टॉपिक्स आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत हेल्पफुल करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो वर्ल्ड के इवेंट्स को पीछे थोड़ा बहुत बोलता रहता हूँ, पर इतना डिटेल में तो जा नहीं पाऊंगा सब उसके अंदर, है ना। तो ये यही बात है साहब, आपको उसी के साथ आपको डील करना है। तो आप जब भी फाउंडेशन करते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से जब शुरू करोगे तो आपका इंटरेस्ट भी वर्ल्ड के अंदर बढ़ जाएगा, और आपका नेशनल हिस्ट्री के अंदर भी इंटरेस्ट बढ़ता है आपका, ठीक है। सो वी सी कि जो इंटरलिंकिंग है, आपको इंटरलिंकिंग में ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, ठीक है। अब क्या आता है, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। अब इटली के अंदर फांसीवाद क्यों आया, फासिज्म क्यों आता है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब देखिए 3-4 पॉइंट है, हम लोग यहाँ पे भी यही देखेंगे कि मुसोलिनी कैसे पावर के ऊपर आया, ये मुसोलिनी अपने आप को इल ड्यूस क्यों कहता है, ये अपने आप को लीडर के रूप में क्यों एस्टैब्लिश करता है, ये कैसे एस्टैब्लिश करता है, और फासिज्म की विचारधारा क्यों पॉपुलर हुई, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फांसीवाद के पॉपुलर होने के पीछे के कारण क्या क्या थे। तो अगर आपको पूछता है जैसे नाजिज्म के पीछे पूछा है, तो यहाँ पे आप नाजिज्म या फासिज्म लिखोगे, दोनों सेम ही रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, ठीक है। सो वी फाइंड कि सर्टेन फैक्ट्स को निकाल दो, कुछ कुछ फैक्ट्स को निकाल दो, बाकी सब कुछ आपको फांसीवाद और नासीवाद के अंदर सेम ही मिलेगा, गेटिंग माय पॉइंट। जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साई, अब ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर जर्मनी तो लूजिंग साइड के ऊपर था कि नहीं था साहब, जर्मनी तो लूजिंग साइड के ऊपर था। बट हम लोग जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, जब हम लोग पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले थे। उसमें बिग फोर के अंदर आपका वुड्रो विल्सन था, क्लेमेंसो फ्रांस की तरफ से था, लॉर्ड जॉर्ज ब्रिटेन की तरफ था, और मिस्टर ऑरलैंडो फ्रॉम द इटली, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको,
प्रॉब्लम ये हुआ था कि मिस्टर ऑरलैंडो को हाथ को आया मुंह ना लगा वाली कंडीशन हो चुकी थी, ठीक है। सो इटली को जो जो चीजें प्रॉमिस की गई थी वो नहीं मिलती है, और इटली के लेके लग रहा था कि हमारे साथ अन्याय हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? सो बिकॉज ऑल द सिचुएशंस क्रिएटेड, जो इटली के अंदर आपकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, इटली को हाथ को आया मुंह ना लगा वाली कंडीशंस हो चुकी थी, और इटली के अंदर एक ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी जहां सरकार को लोगों ने दोष दिया कि हमारे 6 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, हम लोग बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, हमारे यहाँ पे बेरोजगारी है, हमारे यहाँ पे पॉवर्टी बहुत बढ़ गई है, हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन हो रही है, जो जैसे जर्मनी के अंदर हो रहा था ना मार्क, वैसे इटाली के अंदर लीरा चलता था, इटालियन लीरा। ये जो लीरा है वो इनफैक्ट बहुत ही हाई रेट के ऊपर चल रहा था, आपकी डिप्रिसिएशन हो रही थी। इटली के अंदर दंगे, आपके बहुत सारी हड़तालें हो रही है, और कम्युनिज्म जो है, जो आपकी साम्यवाद है, समाजवाद है, जो रशिया के अंदर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो पॉपुलर हो रहा था, उसी की इंपैक्ट इटली के अंदर भी पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी साहब? तो ये सब सिचुएशन में वी सी कि जो कंडीशन जर्मनी की थी वही कंडीशन इटली की थी। पर इटली में एक प्रॉब्लम ये हो गया कि 1919 से लेके 1922 तक आते आते इटली के अंदर 3 साल के अंदर 6 सरकारें बदल जाती है। मतलब सुबह उठते थे प्राइम मिनिस्टर बदल जाता था, सुबह उठते थे नई सरकार पावर के ऊपर आती थी, सुबह उठते थे फिर एक नई सरकार आएगी। तो कॉमन मैन को लग रहा था कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। सो द कॉमन मैन ऑफ इटली वाज नॉट हैप्पी विद द पॉलिटिकल चेंजेस दैट वर गोइंग ऑन इन इटली। और उस दौरान 1922 तक आते आते आपके जो फासिस्ट पार्टी हुआ करती थी उसने काले कलर के शर्ट पहन के, ब्लैक शर्ट पहन के इटली के अंदर कोहराम मचाने की शुरुआत की। इतना बड़ा कोहराम मचाया, इतना बड़ा कोहराम मचाया, तो उन्होंने सिविल वॉर की तरफ इटली को लेकर जाने की कोशिश की। और सिविल वॉर की तरफ लेकर जाने की कोशिश की तो इटली का जो राजा हुआ करता था, इटली के राजा को लग रहा था कि इन स्पाइट ऑफ द fascist party not getting a majority in the Italian parliament, I should make a prime minister from the fascist party only। और इस तरह से बेनिटो मुसोलिनी चुनाव हार के भी इनफैक्ट इटली के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले एकमात्र प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो आप समझने की कोशिश करो कि हिटलर तो चुनाव जीत के आया था और उसने पावर को कैप्चर किया था। ये फासिस्ट लोग तो वैसे लोग थे साहब जिनको इटली के पार्लियामेंट के अंदर गिन के 30 एमपी थे। दे हैड ओनली 35 एमपीज इन द इटालियन पार्लियामेंट व्हेन द 1922 इलेक्शंस टुक प्लेस। उसके बावजूद भी उन्होंने इतने दंगे कराए रास्ते के ऊपर, इतना मचमच कराया और इतने लोगों को उठा दिया, तो दे वर गिवन द अथॉरिटी कि भाई आप पावर संभालो, कोई बात नहीं। तो ये सब चीजों से हमको समझ में आता है साहब कि इटली के अंदर किस प्रकार की परिस्थिति का जन्म हो चुका था और इटली के अंदर धीरे धीरे फासीवाद क्यों उभर के आया। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो वी सी कि 1919 से लेकर 1922 तक इटली के अंदर बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हुआ, एनार्की की शुरुआत हो जाती है। पीएम ऑरलैंडो को, जो इनफैक्ट यहाँ पे आपके यहाँ पे चले जाते हैं पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहां उनको प्रॉमिस किया जाता है द रीजन्स ऑफ द ट्रिंटन, टायरोल एंड आई वुड से द डेल्मेशियन कोस्ट। डेल्मेशियन कोस्ट पता है कि नहीं पता आपको साहब, है ना? डेल्मेशियन कोस्ट एग्जैक्टली आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्रोएशिया वाला जो रीजन है ना, क्रोएशिया वाला रीजन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो जस्ट अ सेकंड मैं आपको जूम करके बताता हूँ कि डेल्मेशियन कोस्ट जो है वो एक्चुअली एक टाइम के ऊपर इटली के लिए बहुत जरूरी था। यहाँ पे आया, दिस इज द डेल्मेशियन कोस्ट, ठीक है। ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको डेल्मेशियन कोस्ट मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो इटली को बहुत सारे आइलैंड चाहिए थे ये सब रीजन्स के अंदर, एंड इटली को प्रॉमिस भी किया गया था कि हम आपको ये सब रीजन्स देंगे, आपको कंट्रोल में देंगे। प्रॉब्लम ये हुआ कि इटली को नहीं दिए गए थे, ठीक है। तो बाय द वे मेरे को जूम करना आ गया है, ठीक है। एक बार वो परसों के दिन एक जेंटलमैन बता रहे थे ना कि सर जूम ऑप्शन का आपको यूज करना चाहिए, दिया हुआ है तो सॉफ्टवेयर में, है ना? तो अभी जूम स्विच गया हुआ, ये फुल जूम के अंदर हम पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। तो हम लोग क्या बता रहे थे आपको? तो मैं आपको इटली का एग्जाम्पल दे रहा था। तो इटली के एग्जाम्पल के तहत होता यह है, इटली के एग्जाम्पल के तहत होता यह है साहब कि इटली के जो शासक थे वो उनके ऊपर बहुत आरोप लगे कि भाई आप कुछ नहीं कर पाए, तुमसे ना हो पाई। और तुमसे ना हो पाई होने के कारण वीसी कि इनफैक्ट इसको है ना मीटिंग छोड़ के वापस आना पड़ा। एक्चुअली इसके साथ कंडीशन ऐसी थी कि ये भाई साहब को अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता था, एंड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। और बाकी के जो क्लेमेंसो और जो फ्रांस के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड जॉर्ज, वो सब खुसर पुसर करके अपना सब सेटलमेंट कर रहे थे। तो उस दौरान हमको क्या देखने को मिला कि इटली के अंदर कम्युनिज्म बहुत पॉपुलर हो रहा है। कैपिटलिस्ट क्लास जो है उनको कम्युनिस्ट के अगेंस्ट में इनफैक्ट एक एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग चाहिए थे। मिडिल क्लास भी नाराज था सरकार से, और उस दौरान ब्लैक शर्ट का ग्रुप उभर के आया। ये काले कलर का शर्ट पहन के घूमने वाले लोग कम्युनिस्ट लोग को खुंदेल खुंदेल के मारते थे। तो ब्लैक शर्ट वर्सेस रेड शर्ट की पूरी लड़ाई थी। उसमें ब्लैक और रेड के अंदर इनफैक्ट रेड वाले को बहुत मार पड़ती है। ब्लैक वाले इतने पावरफुल हुए, तो ये पावरफुल होने के कारण इनफैक्ट मुसोलिनी कहता है कि मैं रोम की तरफ जाऊंगा। 1922-21 के दौरान जब इटली के अंदर इलेक्शंस हुए, ये इलेक्शंस में इनफैक्ट मुसोलिनी की पार्टी को गिन के 30 या 35 एमपी हुआ करते थे। उसके बावजूद भी इटली के राजा थे किंग इमैनुअल। इमैनुअल ने इनफैक्ट मुसोलिनी को कहा कि भाई तुम पावर के ऊपर आ जाओ, तुम इनफैक्ट सत्ता के ऊपर बैठ जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1922 से लेके 1939 तक आते आते ये बंदा अपना फांसीवाद की विचारधारा को पॉपुलराइज कराएगा। पब्लिक को कहेगा कि देखिए मैं आपकी रोम की ग्लोरी को वापस लेके आऊंगा, एंशिएंट एम्पायर ऑफ रोम विल बी रिवाइव्ड। अब हिटलर ने क्या कहा था? आई विल बी रिवाइविंग द थर्ड रिच, और आई विल बी गोइंग फॉर द बिस्मार्क एम्पायर और द होली रोमन एम्पायर। तो घुमा फिरा के जितने भी राइट विंगर्स होते हैं ना, उनको हिस्ट्री के अंदर बहुत प्यार होता है। समझ में आया कि नहीं है आपको? ठीक है। तो आप जितने भी राइट विंग पॉलिटिक्स को देखोगे,
उन सब के अंदर आपको हिस्ट्री और अपना कल्चरल मोटिव है उसको रिवाइव करने का बहुत प्लान दिखेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसने कहा कि मैं अमीर लोगों की मदद करूंगा, मैं इनफैक्ट मिडिल क्लास की मदद करूंगा। ये सब सिचुएशन के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है साहब, कि ये सब सिचुएशन में ये पॉपुलर हो जाएगा, ठीक है ना। रोमन एम्पायर बेटा एक होली रोमन एम्पायर था जो मिडिवल एजिस में था, वो जर्मन कंट्रोल में था। एक रोमन एम्पायर था जो रोम का साम्राज्य था, ये वो रोम जो एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर कंट्रोल किया करता था पूरी वर्ल्ड, मतलब ऑलमोस्ट यूरोप को। आपको जान के इनफैक्ट ये नॉलेज होगा कि रोमन पीपल यूज्ड टू ट्रेड विद द संगम एज। बाइजेंटाइन एम्पायर तो उसके बाद में आया, बाइजेंटाइन एम्पायर तो केम आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द ओरिजिनल रोमन एम्पायर। ये जूलियस सीजर का और इन सब का नाम सुना है कि नहीं सुना, ऑगस्टस का, जूलियस सीजर का, ये सब लोग बेसिकली रोम के राजा हुआ करते थे। और रोम इनफैक्ट आप देखिए कि एक टाइम के ऊपर यूरोप का कैपिटल था साहब पूरी तरह से। तो ये कहता है कि मैं रोम का पूरा सिद्धांत लेके आऊंगा, एंशिएंट वर्ल्ड का, मतलब 2000 साल पुराना इतिहास को रिवाइव कर रहा है, ठीक है। मतलब हिटलर तो 500 साल पुराने इतिहास को रिवाइव करने की बात कर रहा था, ये बंदा तो कह रहा है कि मैं 2000 साल पुराना साम्राज्य बना दूंगा। तो पब्लिक क्या गदगदित हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो वी सी कि बिकॉज ऑफ द डेमोगॉग, ये भी डेमोगॉगी करता था, एंड बिकॉज ही वाज अ पार्ट ऑफ द डेमोगॉगी, तो ये भी इनफैक्ट डेमोगॉगी के द्वारा हमको देखने को मिलता है कि उसने पावर को कैप्चर कर दिया। वहां पे इनफैक्ट इलेक्शंस को खत्म कर दिए गए, जैसे जर्मनी के अंदर हुआ था। एजुकेशन को अपने कंट्रोल में लिया और अपने आप को टाइटल देता है इल ड्यूज। इल ड्यूज का मतलब क्या होता है, द लीडर। और कहता है कि भाई मैं भी इटली का साम्राज्य बढ़ाऊंगा, और हिटलर ने जो किया वही काम ये करेगा, ठीक है। सो व्हाट ही डिड, इसने धीरे 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 इटली का साम्राज्य फैलाया। कॉमन मैन को नारा दिया कि इटली को एक्सपांड करना बहुत जरूरी है, तो ही हमारा दबदबा बनेगा। ग्रीस से बहुत सारे आइलैंड ले लिए गए, यूगोस्लोविया की पिटाई की जाती है, बल्गेरिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी, इनफैक्ट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ये तो बहुत पावरफुल कंट्रीज हुआ करते थे, उनको भी बुली करने की शुरुआत करता है। 1935 में इथोपिया को अटैक किया जाता है। ये वही इथोपिया है जिसने 1896 के अंदर इटली की पिटाई की थी। 1935 तक आते आते इथोपिया को उसने कंट्रोल कर दिया। लीग ऑफ नेशंस को मारी गोली, और ईस्टर्न यूरोप के अंदर अल्बेनिया नाम का एक कंट्री था उसको भी कैप्चर कर दिया। इस तरह से व्हेन वी टॉक अबाउट मुसोलिनी, जब हम लोग मुसोलिनी को देखते हैं, तो मुसोलिनी ने पूरी तरह से एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी करी। ये एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के कारण वो डोमेस्टिक तो बहुत पॉपुलर हुआ, इनफैक्ट हिटलर की नजर में भी है, और हिटलर को लगा कि तू तो मेरा यार है, ठीक है। सो वी सी के 1939 तक आते आते हिटलर ने, उसके साथ साथ आपका बर्लिन और रोमियो टेक्सिस, रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस होता है, जहां जापान, जर्मनी और इटली ये मिल बैठे तीन यार के रूप में इनफैक्ट इकट्ठे होंगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस विल लीड टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो यहाँ पे अपीजमेंट था कि नहीं था, तो यहाँ पे अपीजमेंट का मोटिव बहुत ही कम था, क्योंकि इटली उतना जियोपॉलिटिकली कन्फ्रंट नहीं करता था ब्रिटिश और फ्रेंच इंटरेस्ट को। इटली ने जो भी एक्सपांशन किया अपने आजू बाजू में किया है, तो भी उसके बावजूद भी लोग उसको रोक सकते थे, पीपल वुड हैव स्टॉप दैट, ब्रिटेन और फ्रांस उसको रोक सकते थे, बट उनका मेन टारगेट ये था कि हिटलर नाराज नहीं होना चाहिए। तो जब आप है ना अपना पूरा फोकस हिटलर सेंट्रिक रखते हो, तो कभी कभी क्या होता है कि आप दूसरे लोग को इग्नोर कर देते हो। तो ये बंदा इग्नोरेंस के कारण आगे चल गया। गेटिंग अ पॉइंट है ना। तो ये सब सिचुएशन के अंदर हमको ये देखने को मिला कि इटली भी पॉपुलर हुआ, और इटली का भी अपना साम्राज्य बनने की शुरुआत होती है। अब एक समझने की कोशिश करो कि आपका जो नाजीज्म और फासिज्म जो है, नाजीवाद और फासीवाद जो है, ये कैसे उभर के आता है, और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नाजीज्म एंड फासिज्म, एंड हाउ नाजीज्म एंड फासिज्म इज रिलेवेंट टू ईच अदर। गेटिंग माय पॉइंट है ना। अब उसको थोड़ा बहुत फीचर्स के रूप में समझाता हूं। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आजकल इनफैक्ट भारत के पार्लियामेंट के अंदर एक माननीय सदस्य ने इसके बारे में स्पीच दिया था, और कहा था कि हम लोग नाजीज्म के अंदर जी रहे हैं, वी आर लिविंग अंडर नाजीज्म, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि कैसे नाजीज्म इंडिया के अंदर आ चुका है। गेटिंग माय पॉइंट। खैर, हम लोग हिस्टोरिकल रीजंस के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। महुआ मोइत्रा हुआ करते थे, शी स्टिल द एमपी फ्रॉम द टीएमसी, शी बिलोंग्स टू द तृणमूल कांग्रेस, और उन्होंने इनफैक्ट ये स्पीच दिया था एक आध साल पहले, और उन्होंने इनफैक्ट नाजीवाद की जो फिलॉसफी है, नाजीज्म की जो फीचर्स है, उसको समझाया था, और कहा था कि देखिए इंडिया में भी ऐसा हो चुका है। खैर, सो पूरी तरह से हम लोग नहीं कह सकते कि इंडिया में फासिज्म आ चुका है, और नहीं आया है, प्रैक्टिकली भी नहीं आया है, थियोरिटिकली भी नहीं आया है, बट काफी लोग को है ना वो दिमाग में लगता है कि आ चुका है, आ चुका है। चलिए ठीक है, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड what are the features of fascism, what are the features of fascism and what are the features of nazism। ठीक है, ये दोनों की दोनों ऐसे तो सेम है, इसके बीच में कुछ कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस है। हम लोग टेक्निकल डिफरेंसेस को नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको इसके ऊपर पीएचडी नहीं करना है, हमको खाली यही देखना है कि भाई इसके फीचर्स क्या क्या हुआ करते थे, और ये क्यों पॉपुलर हुए, व्हाई दे बिकेम पॉपुलर। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो हम लोग एक एक करके इसके फीचर्स को देखते हैं, एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर सिमिलर टू ईच अदर एंड व्हाट आर द लिटिल लिटिल डिफरेंसेस, अगर जरूरी हुआ तो उसके अंदर। ठीक है, तो देखिए नाजीवाद और फासीवाद जो है, ये दोनों की दोनों पैदाइश कहां से है, एक तो जर्मनी से है और दूसरा इटली से है। ये दोनों पार्टी के नाम के ऊपर से आया था, बोथ बिकेम पॉपुलर फ्रॉम द पार्टी नेम। नाजी पार्टी भी थी, फासिस्ट भी पार्टी हुआ करते थे, और वहां से वाद बन गया, क्योंकि जो ये पार्टी को सपोर्ट करते थे उसकी एक फिलॉसफी डेवलप हो जाती है, और इस तरह से इन्होंने इनफैक्ट अपनी आइडियोलॉजी को डेवलप किया। अब देखिए ये दोनों की फीचर्स क्या थे, व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ द सेम। पहला फीचर है कि ये दोनों के दोनों ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट में मानते हैं, वो चाहे मुसोलिनी हो,
वो चाहे हिटलर हो, बोथ ऑफ देम बेसिकली वर थिंकिंग कि भाई हम लोग इनफैक्ट है ना एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट को बिलीव करते हैं। वी बिलीव इन द ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट जहां पे सरकार सब कुछ है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, गवर्नमेंट इज एवरीथिंग, गवर्नमेंट इज पार्टी एंड गवर्नमेंट इज द कंट्री। समझे कि नहीं समझे, है ना? तो सरकार, पार्टी और इनफैक्ट आपका देश, ये सब कुछ ओ एक हो गया है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये सब सिचुएशन में क्या होता है कि आप सरकार की कड़ी निंदा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बिकॉज यू विल ट्राई टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। मतलब ये हो गया कि आप कंट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हो। समझे कि नहीं समझे? अगर आपने पार्टी को क्रिटिसाइज कर दिया तो मतलब ये हो गया कि आप कंट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो घुमा फिरा के ये सिचुएशन इनफैक्ट इटली और जर्मनी के अंदर हो जाती है कि द मोमेंट यू विल ट्राई टू क्रिटिसाइज द नाजी पार्टी एंड द फासिस्ट पार्टी, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको खचक कर दिया। और हिटलर तो बहुत ही डेढ़ साना था। हिटलर क्या करता था, अपनी पब्लिक मीटिंग्स के अंदर लोगों को खड़ा करता था और कहता था कि आप अपने ओपिनियन दे सकते हो इन द पब्लिक असेंबली, और आप बोल सकते हो कि कितना इनफैक्ट कितना आपको क्रिटिसाइज करना है, कि आपको प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट से। अब जैसे ही किसी ने नेगेटिव ओपिनियन दिया, वो बंदा दूसरी बार मीटिंग के अंदर दिखता नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट, हिटलर उसको गायब करवा देता था। समझे आप लोग? ठीक है। सो वी सी कि वो है ना यूं यूं करके कर देता था। समझे आप लोग? ठीक है। एक मूवी देखा था मैंने, उसमें यूं यूं कर देता है। चलिए ठीक है। सो वी सी कि हिटलर जो है, ये हिटलर की ये कंडीशन थी कि वो गायब कराता था। ठीक है। तो हिटलर की सीक्रेट सर्विसेज हुआ करती थी एसएस, आपने नाम सुना होगा। एसएस, एसएस, एसडी, जेस्टापो, ये सब जर्मन के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स थे पुलिस के और आर्मी के, सब पैरामिलिट्री थी। ठीक है। सो वी सी कि हिटलर जो है वो गायब करा देता था। तो नो वन यूज्ड टू हैव द गट्स टू क्रिटिसाइज। और इनफैक्ट उसने एक ही क्लियर कट टारगेट दिया कि हमारा राष्ट्र राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र है साहब। ठीक है। एंड बिकॉज हम लोग महाराष्ट्र है तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा देश कैसे चलेगा। एकदम प्रेस्टीज ऑफ द नेशन वाज कंसीडर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देश नहीं डूबना चाहिए, हमारा देश का पुनर्जन्म हुआ है, हम लोग देश को फिर से रिवाइव करने जा रहे हैं, हम लोग है ना देश को फिर से एक्सपांड करेंगे और पुराने एम्पायर के रूप में लेके जाएंगे। सो वी सी कि नेशनलिज्म के रूप में ये लोग कहीं ना कहीं टेरिटोरियल एक्सपांशन को मानते थे। वो चाहे मुसोलिनी हो, वो चाहे हिटलर हो। हमने अभी देखा कि कैसे यूरोप के अलग अलग विस्तारों के अंदर उन्होंने एक्सपांशन किया, और इनको हमेशा रिच और वेल्दी क्लास ने सपोर्ट भी किया है। ठीक है। तो हिटलर और मुसोलिनी को अमीर लोगों ने सपोर्ट किया क्योंकि दोनों को लग रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी अगर पावर के ऊपर आ गई तो ये सब कुछ हमारी जो संपत्ति है वो ले लेंगे। और इसके कारण इन्होंने को लग रहा था कि भाई हिटलर और मुसोलिनी हमको बचाएंगे और हम लोग को मदद करेंगे टू रन द इकोनॉमी एज वेल, है ना? तो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड फासिज्म और नासिज्म एक ऐसी विचारधारा के रूप में उभर के आए जिन्होंने पुश किया इनफैक्ट एक एक गवर्नमेंट सिस्टम को जो पार्टी के साथ और कंट्री के साथ आपकी पूरी तरह से कॉमन हो जाएगी। इनफैक्ट फासीवाद कहता है कि वन पार्टी स्टेट होना चाहिए, स्टेट इज वर्शिप्ड, पार्टी इज वर्शिप्ड, है ना? तो इन दिस सिचुएशन वी सी कि फासिज्म ऑलवेज बिलीव इनटू दिस आइडिया कि जहां कंट्री महान है, पर कंट्री किससे बना है? पार्टी से बना है, और पार्टी ही इनफैक्ट गवर्नमेंट के अंदर बैठी हुई है। तो हेंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड का कंसेप्ट ये फॉलो करता है। अगर आपने यहाँ क्रिटिसाइज किया मतलब यहाँ क्रिटिसिज्म हो जाएगा, आपका थियरम रॉन्ग हो जाएगा और आपकी पिटाई हो जाएगी। फासीवाद और नासीवाद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है कैरिस्मेटिक लीडर। इनको ये लग रहा है कि एक मसीहा आएगा जो हमको रास्ता दिखाएगा और जो हमको बोलेगा कि देखिए हम तुमको आगे लेके जाएंगे, तुम हमारे अंदर विश्वास करो, मुझे 5 साल दे दो, मुझे 15 साल दे दो, मुझे 25 साल दे दो, मुझे 50 साल दे दो, मैं तुम्हारे देश का विकास कर दूंगा। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो वी सी कि ये सब सिचुएशन के अंदर जो फासिज्म है, फासिज्म हमेशा इनफैक्ट करिस्मेटिक लीडर को मानता है, और इसके लिए जर्मनी के लोग पगला गए थे। इनफैक्ट आपने एक मीम देखा होगा जहां लोग इनफैक्ट पगला जाते हैं तो रेड कलर की उनकी आंखें हो जाती है। आपने देखा कि नहीं देखा? ठीक है। पीछे एक जापानीज म्यूजिक चलता है। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो वी फाइंड कि इस तरह से जो जर्मनी के जो कॉमन मैन थे उनकी आंखें ऐसे लाल हो जाती है, ऐसे झपक जाती है। गेटिंग अ पॉइंट। तो वो लोग को लग रहा था कि हिटलर जो है वो सही बंदा है, हिटलर हमारे लिए सब कुछ करता है ना? ये सीओसी में जो भी है साहब, ठीक है, लेजर लाइट चालू हो जाती है। तो हिटलर की आंखें जो थी वो ऐसी हुआ करती थी जिसने हर एक कॉमन जर्मन जो थे उन सबको हिप्नोटाइज कर दिया था। गेटिंग अ पॉइंट। तो हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गया, ये सब के सब लीडर्स उस दौरान हमको यही देखने को मिलता है कि अपने आप को इल ड्यूस के रूप में कहते हैं, फ्यूरर के रूप में कहते हैं। वो कहता है कि भाई ना ही मैं प्रेसिडेंट हूँ, ना ही मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं तो आपका लीडर हूँ, मैं आपके इनफैक्ट बीच में से आया हूँ और मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो डियर लीडर इस प्रकार के नाम देंगे, और यहाँ से ही हमको समझ में आता है कि हिटलर जो है वो क्यों पॉपुलर होता है। इनफैक्ट फासिज्म और नासिज्म का एक मेन टारगेट ये था कि हमको मिलिट्री स्ट्रेंथ में आगे जाना, और मिलिट्री स्ट्रेंथ तभी पॉसिबल हो पाएगी जब इकोनॉमिकली हम लोग सेल्फ रिलायंट हो जाए। खैर इटली तो इकोनॉमिकली उतना सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाता है, जर्मनी काफी अच्छी तरह से सेल्फ रिलायंट हो पाएगा। ठीक है। इटली वाज नॉट एबल टू डेवलप द सेल्फ रिलायंस इन अ मच गुड सेंस इन दिस 20 इयर्स, मतलब 1919 से लेके 1939 तक, बट जर्मनी इनफैक्ट काफी अच्छी तरह से विकास कर पाया। सेल्फ सफिशिएंसी के रूप में काफी अच्छा इनका काम चला। इनफैक्ट नेशनलाइजेशन भी किया गया, प्राइवेट एंटरप्राइज को भी बढ़ावा दिया गया। जो कैपिटलिस्ट क्लास के लोग थे, जिसे क्या कहते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब? क्रोनी कैपिटलिस्ट क्लास हुआ करता था जो जर्मनी के अंदर उस टाइम पे था। वो सब इनके मित्र हुआ करते थे, और ये 5, 10, 15, 20, 50
10 लोगों के साथ पूरी अर्थव्यवस्था को इन्होंने रिवाइव करने की भी कोशिश की। इनफैक्ट इनका एक बहुत क्लियर का टारगेट था कि लोगों को मोटिवेट करके रखना है, लोगों को डिसिप्लिन में रखना है, लोगों को अपना प्रोपेगेंडा चलाना चाहिए। तो वो चाहे पोस्टर हो गया, गाने हो गए, रेडियो हो गए, मार्च चलाता था। हिटलर यूज्ड टू रन द हिटलर यूथ, उसका एक इनफैक्ट एक स्काउट एंड गाइड करके ऑर्गेनाइजेशन जैसा था ना वो ब्रिटेन के अंदर, वैसे ही हिटलर ने इनफैक्ट हिटलर यूथ करके एक बॉडी बनाई थी। ये हिटलर यूथ के जितने भी लोग थे, ये एनसीसी के कैडेट्स की जैसे इनफैक्ट चला करते थे। एंड ये लोग इनफैक्ट गांव-गांव जाके जर्मन्स के लोगों को मोटिवेट करते थे, जर्मनी के लोगों को कहते थे कि आप घर के बाहर निकलो, हमको देश को पुनर्जागरूक करना है, पुनर्निर्माण करना है। तो ये सब सिचुएशन में क्या होता है साहब, पूरी तरह से इनफैक्ट नाजीवाद जो है वो और भी पॉपुलर होगा। अब देखिए कि एक बहुत ही क्लियर कट आइडिया आपको ये मिलेगा कि दोनों की दोनों विचारधारा जो है, ये बहुत ही राइट विंग होता है, और राइट विंग के अंदर भी काफी कंजर्वेटिविज्म था। जैसे इन लोग का मानना था कि क्रिश्चियन रिलीजन जो है वो सबसे महान है, और क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर इनफैक्ट हम लोग महान है, इसके लिए इन्होंने ज्यूस को परसिक्यूट किया, इंक्लूडिंग अपने आप को कंजर्वेटिव्स के रूप में। हिटलर ने तो क्या कहा कि आर्यन कम्युनिटी सबसे प्योरेस्ट रेस है, और उसके अंदर भी जर्मन जो है वो सबसे प्योर है। तो उससे भी हमको समझ में आता है कि एक रेशियल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भी ये लोग कहीं ना कहीं चल रहे थे। इसके सिवा ये दोनों की दोनों विचारधारा एंटी इंटेलेक्चुअल है। इनको पसंद नहीं आएगा कि इंटेलेक्चुअल क्लास इनका क्रिटिसिज्म करेगा, और इसी के कारण जो लोग इनको क्रिटिसाइज किया करते थे, इनको खचक कर दिया जाता था। कैसे खचक करेंगे? तो नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जैसे ही आप शिक्षा व्यवस्था को अपने कंट्रोल में लेके आते हो और प्रोफेसर्स को स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर बोल दिया जाता है कि अगर एज अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो पीएचडी लेवल के ऊपर, पर अगर आपने एंटी गवर्नमेंट कुछ भी रिसर्च पेपर पब्लिश किया तो आपको खचक कर दिया जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट है ना? तो ये सब सिचुएशन में क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहेगा नहीं। सरकार की आलोचना जब नहीं होती है तो सरकार ऑटोमेटिकली डिक्टेटर में कन्वर्ट हो जाती है। आलोचना इंसान को हम्बल बनाता है। क्रिटिसिज्म ऑलवेज मेक्स यू हम्बल, क्रिटिसिज्म ऑलवेज मेक यू रियलाइज कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विथ यू, criticism always makes you realize कि what are the weaknesses in the government and what are the reforms that are needed. Getting my point? अगर आप criticism को हटा दोगे तो क्या होगा साहब? ठीक है, आज की तारीख में हम लोग सिस्टम की बात कर रहे हैं। आपको देखो, हर एक लेक्चर के बाद आपके लिए एक फीडबैक रखा जाता है। आप देखिए कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया बिकॉज ऑफ द डिजिटल एजुकेशन, और आपको बोला जाता है कि यू प्लीज रेज योर ग्रीवेंसेस इफ यू हैव एनी ग्रीवेंसेस विद द एजुकेटर और एनी काइंड ऑफ ग्रीवेंसेस विद द टेक्निकल मैटर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो तुरंत ही आप लाइक डिसलाइक करके अपना कमेंट डाल सकते हो कि भाई ये बंदा फालतू कर रहा है, ये वो कर रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, दो तीन चीजें होती है। अगर मेरी गलती होती है तो मैं एक्सेप्ट भी करता कि भाई चलो मेरी गलती है, ठीक है, और इनफैक्ट अगर मुझे सुधारने की जरूरत होगी तो फिर मैं सुधारूंगा भी सही। पर अगर ये प्लेटफॉर्म के अंदर ये चीज ना होती और एक हेल्दी कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर क्रिटिसिज्म का अगर माहौल ना भी होता तो क्या होता साहब? ठीक है, तो मैं आके कुछ भी आपको पढ़ा के चला जाता एंड इट वुड हैव रिजल्टेड इनटू योर लॉस एंड द लॉस फॉर द कंपनी एज वेल। गेटिंग माय पॉइंट? ये स्वाभाविक चीज है ना साहब। तो एज अ टीचर हम लोग को इनफैक्ट हमारी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि हम आपको डिलीवर करें। हिटलर के साथ ये आपको देखने को मिलेगा कि उसने क्रिटिसिज्म को बंद करा दिया, और जब क्रिटिसिज्म को बंद करा दिया तो डिक्टेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समझे आप लोग? तो हिटलर, मुसोलिनी, उन सब ने इनफैक्ट यही काम किया। प्रेस को कंट्रोल किया, एजुकेशन हाउसेस को कंट्रोल कर दिया, पूरी तरह से लोगों को जेल में डाला, इनफैक्ट गैस चैम्बर्स के अंदर जला दिया। इनफैक्ट ज्यादातर आपके जो कंजर्वेटिव आइडिया जो था, ये कंजर्वेटिव आइडिया के रूप में उन्होंने इनफैक्ट वुमेन राइट्स को कभी सपोर्ट नहीं किया। खैर, हिटलर जो है, हिटलर थोड़ा बहुत जर्मनी के अंदर वुमेन राइट्स को सपोर्ट करेगा। वो कहेगा कि इवन वुमेन शुड कम आउट ऑफ द हाउस एंड पार्टिसिपेट इनटू द नेशन बिल्डिंग। बट आपके जो फासिस्ट पार्टी थी, मतलब कौन सी थी आपकी, जो मुसोलिनी की पार्टी थी, वो जनरली इसके अगेंस्ट में हुआ करती थी। काफी सीनिकल अप्रोच आपको मिलेगा, मतलब नेगेटिव अप्रोच आपको ज्यादा मिलेगा, प्रगतिशील नहीं मिलेगा, और इनको अपना ऐतिहासिक रूप से ही सब चीजें मिलेगी। गेटिंग अ पॉइंट है ना? तो ये सब सिचुएशन के अंदर आपकी फांसीवाद और नासीवाद सब इकट्ठी होती है। ऑल दिस आइडियोलॉजी बिकेम यूनाइटेड, और जब इकट्ठी होती है, इन दोनों के बीच में एक्सिस हो चुका है। ये एक्सिस के अंदर तीसरा टोक्यो जुड़ जाएगा, और जब टोक्यो जुड़ेगा तो दिस विल लीड टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे होता है, उसके पीछे के हमने दो कारण देखे, फासिज्म एंड नासिज्म। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो ये सब सिचुएशन आपको समझ में आ गया कि कैसे डेवलपमेंट चला, किस तरह से आपकी चीजें चलती है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो लास्ट पॉइंट है, जिसे हम लोग द टोक्यो एक्सिस कहते हैं, ये जापान का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जापान क्यों पार्टिसिपेट करता है, जापान में मिलिट्रिज्म क्यों आता है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन तरह से आपको एक एक करके रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर आप इवेंट के रूप में देखोगे तो आपको दो लाइन के अंदर दिख जाएगा। आई हैव सीन द कोचिंग मटेरियल नोट्स। वो नोट्स के अंदर जनरली आपको यही देखने को मिलता है कि उन्होंने एक एक पैराग्राफ डाला होता है कि फलाना चीज हो गया, ढीमका चीज हो गया। पर जब आप उसको समझते हो तो समझने के लिए ये 20 साल समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट्स देखो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि सर नोट्स नोट्स नोट्स, आजकल ये आपका पीडीएफ का जमाना है इसके लिए साहब, है ना? क्योंकि आप पीडीएफ के जमाने में जब नोट्स को पढ़ते रहोगे तो बीच में ये 20 साल निकल जाते हैं, और 20 साल में बहुत लिमिटेड टाइम दिया होता है, वो कुछ समझाया नहीं होता है, खाली वर्ल्ड वॉर 2 के कारण के अंदर नासीवाद और फासीवाद को समझा दिया जाता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फासिज्म
नाजिज्म क्यों उभर के आया, यू नीड टू सी कि नाजिज्म क्यों उभर के आया साहब, है ना। तो ये सब जब पढ़ोगे तो आपको पिक्चर क्लियर होगा। इसके लिए मैंने आपको ओल्ड एनसीईआरटी सजेस्ट किया है। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको ओल्ड एनसीईआरटी क्यों बताया है, क्योंकि आप जब इनफैक्ट थीमेटिक वे के अंदर पढ़ोगे तो आपको एक एक करके चैप्टर क्लियर होगा कि ये चैप्टर में से ये क्रक्स हमको इसके साथ जोड़ना है, ये टाइमलाइन के अंदर डिसाइड होता है। दिस इज डिवाइडेड इनटू ईयर 1919 टू 1939, समझे आप लोग, है ना। तो ये बहुत जरूरी है साहब इसके लिए। और आपका कंटेम्प्रेरी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेके वो भी बहुत मैटर करता है साहब, क्योंकि यूपीएससी में खाली ये चीज नहीं है कि खाली मटेरियल इकट्ठे करते रहो, है ना। तो आपकी जनरेशन के साथ एक ही प्रॉब्लम होता है, मतलब कुछ भी पढ़ाने कहीं बैठते हैं तो सबसे पहले आता है कि सर पीडीएफ, सर पीडीएफ, सर पीडीएफ। अरे घोंचुमल पढ़ लेना पहले, ठीक है। तुमको ये कंटेंट एनरिच वे के अंदर मिल रहा है, पहले वो पढ़ लो साहब। पीडीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब भिखमंगे की तरह क्यों बैठते हो साहब, है ना। मुझे इतना गुस्सा आता है एट टाइम्स कि व्हाट रबिश थिंग्स यू आर डिमांडिंग साहब, है ना। ये नहीं करना चाहिए आपको। यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द लेक्चर्स, द टीचिंग्स एंड द स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए साहब। ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, इफ यू वांट टू पास द यूपीएससी एग्जामिनेशन, अच्छी किताबें पढ़ो, और अच्छी किताबें पढ़ोगे और लेक्चर्स को एनरिच करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा साहब, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मिल जाएगी उसके अंदर से कि क्या क्या चीजें चल रही है, ठीक है। तो आपके डाउट्स लेता हूँ। खुशबू, आपने पूछा है कि नाजी पार्टी रेस क्रिएशन करना चाहती थी। एक्चुअली नाजिज्म ने क्या किया था, ये लोग कहते थे कि आर्यंस आर द प्योरेस्ट रेस, और आर्यंस में जो जर्मन्स है साहब, ये जर्मन सबसे प्योरेस्ट में प्योरेस्ट रेस है। तो इनका इनफैक्ट एक जो ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा था, जीन जीन कहते हैं ना, जीन एडिशन, ये चीन कर रहा है आजकल जीन एडिटिंग का काम, ठीक है। तो आर्यंस ने, ये जर्मन्स ने उस टाइम पे करने की कोशिश की थी, और जर्मन्स ने आर्यंस के फीचर्स बनाए थे, पूरा एक लिस्ट बनाया था उन्होंने कि ऐसे ब्लू आंखें वाले होंगे साहब, हाइट बॉडी एकदम लंबी होगी, है ना, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दिए मैनू, है ना साहब। तो ये जो गाने हैं ये सब के ऊपर हिटलर इनफैक्ट फोकस करता है, इसके ऊपर इन्होंने काम किया था जर्मन यूनिवर्सिटीज ने। और ये चाहता था कि हम लोग जो नई जनरेशन होगी वो वेल टू डू होनी चाहिए, हट्टे कट्टे होने चाहिए, एकदम देखने में एकदम मॉडल टाइप होने चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, 6 साढ़े 7 फीट की हाइट वाले होने चाहिए। ये सब चीजें इसने आर्यंस के फीचर्स के लिस्ट के अंदर बताई थी साहब, ठीक है। तो काफी बड़ा रेसिज्म से ये इंसान बिलीव करता था, और इसका मानना था कि भाई इनफैक्ट जो 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 रेस, जर्मन रेस है, जो आर्यन रेस का सब पार्ट है, वो सबसे प्योरेस्ट के अंदर हमको रिवाइव कर देना है, समझे आप लोग। इनफैक्ट ये सब चीजों में बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट होंगे, क्योंकि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो आप मार रहे हो, और ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। अभी बीच में आपने देखा होगा चाइना के अंदर ये क्या है, ब्यूटिफिकेशन करने की कोशिश की गई थी बाय प्रोड्यूसिंग डिजाइनर बेबीज, आपने देखा होगा साहब, ठीक है, डिजाइनर बेबीज का कंसेप्ट देखा होगा। और ये कि उइगुर कम्युनिटी के साथ भी हो रहा है साहब, है ना। तो ये बहुत गलत चीज है साहब, दिस इज वेरी बैड थिंग्स, बट चलता रहता है। जहां पे फैनेटिक लोग पावर के ऊपर रहते हैं वो ह्यूमन राइट्स का कुछ ध्यान नहीं रखते। चलिए ठीक है, अब लास्ट पॉइंट के ऊपर समझते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लेट अस सी कि why did not Germans oppose the persecution of Jews and intellectuals by the Germans? अरे भाई साहब, ये पूरी रामायण खत्म कर दी और बोलते हो कि राम कौन थे साहब, ठीक है। कॉमन मैन को क्या चाहिए था, कॉमन मैन को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए था। कॉमन मैन को इनफैक्ट क्या चाहिए था, कॉमन मैन को अपनी इकोनॉमिक पावर चाहिए था। कॉमन मैन को जर्मन हिस्ट्री रिवाइवल चाहिए था। उन सबको तो हिटलर ने फुलफिल करके दिया। अरे जर्मनी को हिटलर ने 1930 के साथ 1939 तक आते आते विद इन दिस 8-9 इयर्स, और मैं तो 1934 से कहूंगा 5 साल के अंदर पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर दिया था। और उसने रिजल्ट्स भी दिखाए, और उसने दिखाया भी सही, देखो मैं इस तरह से कर सकता हूं। तो उसने ब्रेन वॉश तो किया था, ग्राउंड पे भी इंपैक्ट हो गई थी, जर्मनी का इकोनॉमिक रिवाइवल चालू कर दिया था, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो जर्मनी का इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाता है, उसके बाद तो फिर बात ही खत्म हो गई थी। कॉमन मैन को लग रहा था कि ये हमारा मसीहा है, और हिटलर ने ब्रेन वॉश भी यही किया था कि जूस लोग हमारी बदहाली के पीछे कारण है। जूस आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द जर्मन कम्युनिटी एंड द जर्मन रेस। तो जब तक हम लोग जूस को नहीं मारेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा साहब, है ना। कॉकरोचेस की तरह कहता था भाई हिटलर, क्या कहता था कि ये कीड़े हैं, ये कॉकरोच है साहब, ठीक है। और फिर उसके बाद तो एजुकेशन दे दिया उसने। एजुकेशन में तो आप छोटे बच्चों को पढ़ा दो कि जूस नालायक थे, उसके बाद खत्म हो गया साहब, फाइनली यू आर ओवर, ठीक है। फिर तो जूस को मारेंगे तो बच्चे भी सपोर्ट करेंगे, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। ये होता ही है ना साहब। हमारे बाजू वाले कंट्री में जाके देखो उनका एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई है इंडिया को लेके, आपको पता चलेगा कैसे ब्रेन वॉशिंग होता है साहब, है ना। तो उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को लेके किस तरह की चीजें डाली है, तो उसके कारण एक एंटी इंडिया फीलिंग बचपन से ही आ जाती है, बचपन से ही आ जाती है। आएगी ये साहब, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उनके अंदर डाला ही गया है, जहर ही डाला गया है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये सब चीजें जर्मनी के अंदर बहुत ही कॉमन हुआ था। तो कॉमन मैन ऑफ जर्मनी वाज हैप्पी विद हिटलर, उनको लग रहा था कि ये सही है, ठीक है। अब जर्मनी के बाद जो तीसरा एक्सिस था वो था जापान का। अब देखिए जापान के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इनफैक्ट जापान के अंदर मिलिट्रिज्म कैसे पावर के ऊपर है, मतलब सेना को सपोर्ट करने वाले फोर्सेस, और इनफैक्ट फिर मिलिट्री गवर्नमेंट पावर के ऊपर आगे क्यों आ जाती है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और फिर आज का सेशन कंक्लूड करेंगे। अब देखिए जापान की पुरानी हिस्ट्री याद है कि नहीं है, 1850s में कॉमोडोर पेरी आया था यहाँ पे, याद आया कि नहीं आया आपको। और कॉमोडोर पेरी ने क्या किया था, धुआं धुआं किया था कि नहीं किया था। सो इन द प्रीवियस क्लास हमने देखा था कि जापान को कॉमोडोर पेरी ने धुआं धुआं कर दिया था, गेटिंग माय पॉइंट। सो बिकॉज जापान को धुआं धुआं कर दिया गया था, व्हेन जापान वाज डन द धुआं धुआं, तो वी सी कि जापान बहुत ही डिक्लाइन में चला गया।
और उसके बाद 1868 तक आते आते मेइजी डायनेस्टी पावर के ऊपर आई, जिसने जापान को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। याद आया कि नहीं है आपको, रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा। और ये सब कंडीशंस में जापान 40 साल के अंदर एक इंडस्ट्रियल लीडर के रूप में बन चुका है। गेटिंग माय पॉइंट। अब जब जापान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रहा था, तो जापान की खासियत ये थी कि ये ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर रहा था यूरोप के अंदर, एंड इट यूज्ड टू एक्सपोर्ट मेनी थिंग्स इन यूरोप। ठीक है, तो हम लोग चाइना के ऊपर आएंगे, उसके ऊपर बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है। सो व्हाट वी फाइंड कि जब हम लोग जापान की बात करेंगे, तो जापान यूज्ड टू एक्सपोर्ट मेनी थिंग्स इन द यूरोप एट दैट पॉइंट। और जापान 1902 तक आते आते इनफैक्ट एंग्लो जापान पैक्ट करता है, हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, इंक्लूडिंग उसने 1895 के अंदर जापान ने चाइना की पिटाई की थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1905 के अंदर उसने रशिया को भी पिटाई कर दी थी। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि जापान के अंदर जो मेइजी डायनेस्टी है, वो मेइजी डायनेस्टी पॉपुलर होगी कि नहीं होगी। तो कॉमन मैन को लग रहा था साहब कि इनफैक्ट कि जो जो जापानीज गवर्नमेंट है, ये काफी अच्छी बात है। अब क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, तो मेइजी डायनेस्टी को लगा कि जापान के अंदर थोड़े रिफॉर्म्स करने चाहिए, लेट अस ट्राई टू रिफॉर्म्स। अब जब जापान के अंदर उन्होंने रिफॉर्म्स करने की शुरुआत की, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जापान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को जन्म दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है साहब, कि वहां पे ऊपर तो राजाशाही रहेगी, मेइजी डायनेस्टी रहेगी, बट नीचे एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। गेटिंग माय पॉइंट। तो इनको यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई। अब देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हुआ, पर जापान में भी क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का फैलावा हो जाता है। अब देखो, जापान और चाइना तो बाजू बाजू में, जापान, चाइना, रशिया, ये सब बाजू बाजू के कंट्रीज है। गेटिंग माय पॉइंट। तो व्हाट वी सी कि जापान और इनफैक्ट रशिया बाजू बाजू में है, तो इसका परिणाम क्या आता है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दैट, वी सी कि यहाँ पे जो कम्युनिज्म फैल रहा था, वो जापान में भी आ गया। अब जापान की सरकार को पता चल गया कि अगर कम्युनिज्म हमारे यहाँ पे आ गया, तो खाट खड़ी कर देगा हमारे छोटे से आइलैंड की। गेटिंग अ पॉइंट। सो इन दिस सिचुएशन वी सी कि जापान के अंदर फिर सरकार ने कानून पास किया। ये कानून पास करने के बाद कम्युनिस्ट लोगों को दबा दिया जाता है। जो कम्युनिस्ट लोग हड़ताल करते थे, स्ट्राइक करते थे, यूनियन बनाते थे, उनका ऐसा ही जो पुराना ट्रेडिशनल घिसा पिटा सिस्टम चलता था, उसको लेके। अब क्या हुआ, 1929 का पीरियड आया। अगर आपको 1929 का ईयर पता होगा, तो जापान को सबसे ज्यादा फटका पड़ता है बिकॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। व्हाई द ग्रेट डिप्रेशन टुक प्लेस? ग्रेट डिप्रेशन हम लोग कल पढ़ेंगे, अमेरिका के कारण होता है। और अमेरिका जब टूटेगा, व्हेन अमेरिका विल बी गोइंग इनटू डिक्लाइन, तो अमेरिका ने यूरोप को भी डुबाया, क्योंकि यूरोप उसके ऊपर ही डिपेंडेंट था। और यूरोप के ऊपर कौन डिपेंडेंट था, तो मैंने अभी आपको बताया, पूरा का पूरा जापानीज इंडस्ट्रियल मॉडल। समझे कि नहीं समझे? तो जब यूरोप टूटता है, तो जापान भी टूटेगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा साहब? ठीक है। सो वी फाइंड जापान विल आल्सो गोइंग टू डिक्लाइन। अब देखो, जापान डिक्लाइन में जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके एक्सपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं, उसके पूरे के पूरे एक्सपोर्ट्स खत्म हो गए। उसका जो डिमांड करने वाला क्लास था, वो खुद इनफैक्ट टूट रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये सब सिचुएशन के अंदर हमको क्या देखने को मिला, भाई अब तुम डिस्कशन बंद करो वरना ब्लॉक कर देंगे हम, है ना? क्योंकि मैं कमेंट्स को खुला रखता हूँ, उसके पीछे का कारण है कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूं, ना कि आप अंदर अंदर इंटरेक्शन करें साहब। ठीक है? तो एक ईशान है और दूसरा कौन है भाई, मुझे अभी नाम जोक बोलना पड़ेगा, ये शुभम तांबे। तुम दोनों के दोनों घर पे बैठे होगे, ठीक है, और फिर लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाओगे। तो ये लास्ट टाइम आपको वार्निंग देता हूँ, दोनों को वार्निंग देता हूँ, ठीक है? आई डोंट लाइक एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस इन माय क्लास। सो हमको क्या देखने को मिलता है कि आपके जो जापान है, वो जापान की इनफैक्ट जो सिचुएशन थी, वो जापान की सिचुएशन के अंदर, ईशान आपको बताया कि मैं जवाब देता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, थोड़ा सब्र करो साहब। पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे साहब अभी, है ना? मेरी लिंक मत तोड़िए, ठीक है? आप जब तक मेरी लिंक तोड़ोगे, उतना ही प्रॉब्लम होगा साहब। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर सोच रहा था कि लिंक कम टूटेगी, ऊपर से तो मॉडर्न में कम टूटती थी। चलिए, सो व्हाट वी सी इन दिस केस, हमको क्या देखने को मिलता है कि जापान का एक्सपोर्ट जब डाउन हो जाता है, जापान का जब एक्सपोर्ट डाउन हो जाएगा, तो जापान के अंदर इनफैक्ट एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। होगा कि नहीं होगा साहब? और जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, तो आपकी जो पार्टी पॉलिटिक्स होगी, उसके ऊपर कोई प्रश्न उठाएगा कि नहीं उठाएगा? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो वी सी कि जापान की जो इमीडिएट गवर्नमेंट थी, उसके ऊपर किसी ने क्वेश्चन उठाया। और ये क्वेश्चन उठाने वाले कौन लोग थे साहब? राइट विंग पॉलिटिशियंस थे, जिनका मानना यह था कि जापान को क्यों इस तरह से चुप बना के बिठा दिया गया है, जापान को भी कुछ करना चाहिए। गेटिंग अ पॉइंट? सो वी सी कि 1929 में जब अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया, उसका इंपैक्ट यूरोप के अंदर पड़ा, और यूरोप का इंपैक्ट जापान के ऊपर पड़ेगा। जापान के अंदर बहुत बड़ा फटका पड़ता है। जापान के अंदर जो राइट विंग पैट्रियोटिज्म था, वो कहता है कि अब जापान को एक्सपांड करने का टाइम हो चुका है। एक्चुअली पहले जापान को नेवल वे के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया गया था बाय यूरोप एंड आई वुड से बाय इंग्लैंड एंड यूएसए। इंग्लैंड और अमेरिका ने इनफैक्ट जापान को कहीं ना कहीं इनफैक्ट रिस्ट्रिक्ट करके रखा था, बिकॉज ऑफ द मिलिट्री एक्सपेंशन वो ना करे। बट अब धीरे धीरे जापान के अंदर जो राइट विंग पैट्रियोटिज्म के लोग फोर्सेस थे, वो कहते हैं कि हमको आगे एक्सपांड करना है। जापान के अंदर जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थे, वो टूट गए, और धीरे 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 मिलिट्री माइट को सपोर्ट करने वाले लोग पावर के ऊपर आ जाते हैं। एक एक करके आपके जितने भी पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स थे, उनको खचक कर दिया गया। जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, राजा को सपोर्ट करते थे, एम्परर हिरोहितो, ये हिरोहितो उस टाइम पे एम्परर हुआ करते थे, उनके ऊपर एक असैसिनेशन का अटेम्प्ट होता है, और उनको मारने के लिए भी इनफैक्ट ये राइट विंग फोर्सेस प्रयत्न करेंगे। उन सब परिस्थिति में जापान में 1930 के बाद इनफैक्ट जो मिलिट्री गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती है, उन्होंने डिसाइड किया कि जापान का विकास तभी हो पाएगा जब जापान को एक्सपांड किया जाएगा। कहां पे एक्सपांड करेंगे? सबसे पहले मंचूरिया के ऊपर अटैक किया गया, और मंचूरिया विच वाज द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न चाइना, जहां से आपका मंचूरियन आया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? खैर वहां से तो नहीं आया हुआ है, बट ये जो मंचूरिया है, उसके ऊपर अटैक करने के बाद फाइनली उसका एनेक्सेशन कर दिया गया। लीग ऑफ नेशन नाम की बॉडी जो है,
वो कुछ नहीं कर पाई कि जापान ने ये क्या कर दिया साहब। 1937 में जापान ने चीनों को और मारा और बीजिंग तक पहुंच गया। जापान वाज एबल टू रीच बीजिंग और बीजिंग के ऊपर उसने कैप्चर कर दिया। 1930 हिटलर के साथ साथ मुसोलिनी और जनरल टोजो जो जापानीज आर्मी के चीफ हुआ करते थे। इनफैक्ट इन तीनों के बीच में करार हुआ, हम में तुम में करार होता है। स्टील इन तीनों के तीनों यारों का इकट्ठा होना, हिटलर का पोलैंड के ऊपर आक्रमण करना और हिटलर का पोलैंड के ऊपर आक्रमण करने के बाद क्या हो जाना, वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाना। इस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के 3 मुख्य कारण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं द फासिज्म, जिसे हम लोग कहते हैं मिलिट्रिज्म और जिसे हम लोग कहते हैं पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, ये 3 पॉइंट को हमने कवर किया है। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। कल के सेशन के अंदर हम लोग आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि लीग ऑफ नेशंस क्यों फेल हो गई और इसका फेलियर वर्ल्ड वॉर 2 के पीछे क्या जिम्मेदार था, और उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे कि अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन किस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ दुनिया को लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है 1919 से 1939 का, वो कंक्लूड होगा। और लास्ट 2 पॉइंट बाकी है, कल वर्ल्ड वॉर 2 को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और परसों के 2 क्लासेस के अंदर डीकोलोनाइजेशन को समझेंगे और डीकोलोनाइजेशन के बाद कोल्ड वॉर को समझने के बाद फाइनली आज हमारा तीसरा क्लास है, चौथा क्लास है, नहीं अभी हमारे पास 3 क्लासेस है ना, वी हैव गॉट 3 क्लासेस, तो 2-2 घंटा लेंगे तो 6 घंटा बाकी है, तो आराम से हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग कोल्ड वॉर को भी डिटेल में पढ़ लेंगे ना, क्योंकि 1950 के बाद की जो दुनिया है उसको एक थीमेटिक व्यू में समझा दूंगा। उसके डिटेल में करने का समय रहा तो मैं आपको उसके अंदर समझाऊंगा, पर थीम तो समझ लेंगे क्योंकि आईआर के अंदर आपको जरूरी समझ में आएगा। चलिए ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। आज का सेशन यहाँ पे रखते हैं, कल पढ़ेंगे हम लोग टुमारो व्हाट विल बी डूइंग। टुमारो विल बी स्टार्टिंग विथ द ग्रेट डिप्रेशन एंड टुमारो विल बी टॉकिंग अबाउट द लीग ऑफ नेशंस एंड फाइनली हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो पावर है उसको हम लोग 1949 में जब चाइनीज रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे, व्हेन वी विल डिस्कसिंग अबाउट चाइनीज रिवॉल्यूशन, तो उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट के रूप में उभर के आया, कैसे क्विंग डायनेस्टी से केएमटी की तरफ चाइना चलता है और केएमटी से सीपीसी की तरफ चला जाता है या सीसीपी की तरफ चला जाता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, है ना साहब। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंक्लूड करें और उसके बाद हम लोग कल आएंगे तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के 3 मुख्य कारण, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस और ट्रीटी ऑफ वर्साई, ये हो गया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में आपके एक्सेस पावर्स का इकट्ठा होना, तो एक्सेस पावर्स का इकट्ठा होना ये भी हो गया। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के कारण आप किताबों में पढ़ोगे तो यही मिलेंगे, ये बीट इन बिटवीन ही हो जाते, वो तो फिर ट्रिगर होगा। ट्रिगर क्यों होगा, क्योंकि ये नासिज्म एक्सपांशनिस्ट है, इसको पोलैंड के ऊपर अपना हक जमाना था, क्योंकि बिस्मार्क ने भी एक टाइम के ऊपर पोलैंड के ऊपर रूल किया था, ये कहेगा कि मैं भी करूंगा सब, है ना, तो सब इकट्ठे हो गए। लीग ऑफ नेशन फेल हो जाती है, ये लीग ऑफ नेशन फेल होने के पीछे का तीसरा कारण है, गेटिंग अ पॉइंट। 3 कारण तो ये हो गए, बाकी 3-4 कारण इमीडिएट होते हैं, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये सब सिचुएशन में आपका कंक्लूजन होगा, है ना, तो इतना समझ में आ गया आपको। राइट लेफ्ट, अच्छा देखो, राइट विंग है ना हमेशा एक्सट्रीमिज्म में मानते हैं, या मैं कहूंगा कि कंजर्वेटिव होते हैं और जनरली अपना हिस्टोरिकल पास्ट के ऊपर ज्यादा चलते हैं, दे विल गो विद द हिस्टोरिकल पास्ट। लेफ्ट जो होता है वो हमेशा रेडिकल होता है और इसका मानना है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको ओवरथ्रो कर देना है और एक नई सिस्टम को एस्टेब्लिश करना है जो एक नए दिशा में समाज को लेके जाएगी। इसके लिए आज का जो लेफ्ट है ये कहता है कि डेमोक्रेसी कोई काम की नहीं है, डेमोक्रेसी को हटा के एक नई सिस्टम बनानी चाहिए जहां पे डिक्टेटरशिप और प्रोलिटेरिएट रहे। राइट विंग ये कहता है कि डेमोक्रेसी काम की है, पर डेमोक्रेसी में हमारा ऐतिहासिक रूप लाना चाहिए, जहां हमारे इतिहास के रूप में हम लोग ने जो शासन किया था वैसा इतिहास होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो जर्मनी के अंदर नाजी पार्टी हिस्टोरिकल रीजन देती है, जापान में राइट विंग मिलिट्री पार्टी जो है, जो मिलिट्री गवर्नमेंट आई, वो हिस्टोरिकल रीजन देती है, इटली में फासीवाद में हिस्टोरिकल रीजन देता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये आपका राइट लेफ्ट का है, समझे आप लोग। लेफ्ट वाले हमेशा रेडिकल होते हैं। चाइना में लेफ्ट विंग क्यों है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया और पुराना जो भी डेटा था, पुराने जो भी किताबें थी, जो भी रिलीजन के इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स है, वो सब जला दिए। 1966 के बाद चाइना के अंदर कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है, नाम है कल्चरल रिवॉल्यूशन, पर इसमें सब कुछ एंटी कल्चरल चीजें हुई थी, एवरीथिंग वाज ब्लडी एंटी कल्चरल। माओ जेडोंग ने स्टूडेंट्स को कहा था कि साहब आप जाओ घर के अंदर और इनफैक्ट कोई भी रिलीजियस चीजें नहीं बचनी चाहिए, कोई भी कल्चरल चीजें नहीं बचनी चाहिए, हमको एक नया चाइना बनाना है। नया चाइना मतलब किसका, माओ का चाइना। तो इनफैक्ट माओ के चाइना के रूप में जो भी रिलीजियस एडिक्ट्स थे, किसी की मूर्ति थी, किसी का फोटोग्राफ था, किसी के पास कोई एंटीक पड़ा था, कोई डॉक्यूमेंट पड़ा था, किसी के पास आर्टिफैक्ट्स पड़े थे 2000 साल कन्फ्यूशियस की जमाने की, इनफैक्ट कोई चीजें निकल रही थी, वो सबको जला दिया गया, फेंक दिया गया। ठीक है, इसके लिए उसको लेफ्ट विंग को रेडिकल कहते हैं, वो एक्सट्रीम वे में जाता है। राइट विंग भी एक्सट्रीम है, पर राइट विंग हिस्टोरिकल एक्सट्रीम में मानता है, वो कहता है कि वो जमाने में ऐसा हुआ करता था, अपने को वैसा लाना है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये आपका दोनों है, दोनों एक्सट्रीम के अंदर है, पर दोनों का एक्सट्रीम का आइडिया अलग है। ठीक है, दोनों कहते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम कोई काम की नहीं है, समझे आप लोग। ठीक है, तो ये राइट लेफ्ट के चक्कर में प्रॉब्लम ये होता है कि नेशन को लोग भूल जाते हैं, समझे आप लोग, है ना। तो आज की तारीख में इंडिया में यही प्रॉब्लम है साहब, है ना, कि लोग राइट लेफ्ट के चक्कर करने में इनफैक्ट राष्ट्र को भूल जाते हैं। अरे भाई देखिए, विचारधारा सबकी होगी, अगर आप मुझे पूछोगे तो इवन मेरी पर्सनल एफिलिएशन तो कहीं ना कहीं निकलेगी। खैर मैं क्लास के अंदर नहीं लाता
हूँ, बट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में अगर मुझे कोई वोट करने का बोलेगा तो आई बी यूजिंग माई राइट टू वोट। और राइट टू वोट में हो सकता है कि मैं राइट को भी लेफ्ट करूँ, या राइट को वोट करूँ, लेफ्ट को वोट करूँ, सेंटर पार्टी को। आज की तारीख में तो नोटा भी आ गया है, चलिए ठीक है, तो नोटा लेके लोटा लेके चले जाएंगे साहब, है ना। तो वॉट एवर मे बी द केस, बट ये दोनों विचारधारा की अपना एक सिग्निफिकेंस आपको मिलेगा साहब, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें चलती रहती है। उसके सिवा किसी का कमेंट है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रितेश, पढ़ते रहो साहब, मेरे को लगा कोई डाउट होगा साहब। नाजी का रेस क्रिएशन मैंने बताया ना, ये रेस क्रिएशन इनका चालू था साहब। कम्युनिज्म पॉपुलर हो रहा था, कम्युनिज्म के सामने राइट विंग जो है वो ज्यादा पॉपुलर हुआ, ठीक है, क्योंकि कॉमन मैन को वो ज्यादा समझ में आ रहा था। राइट विंग क्या कहता है, अपना हिस्ट्री की बात करता है। अब आज की तारीख में मैं इंडिया में कहता हूँ कि क्यों लेफ्ट विंग पॉपुलर नहीं हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट विंग का जो विचार है वो कैसा है साहब, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। लेफ्ट विंग का विचार कैसा है, वो कहता है कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, फला करेंगे। राइट विंग क्या कहता है कि हम इतिहास में जाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे। तो कॉमन मैन को लगता है कि भाई राम मंदिर बन रहा है, वो तो ठीक है। तो दिस हैपेंस ना साहब, दिस इज हैपनिंग, दिस इज प्रैक्टिकल साहब। अभी वो कोई मार्क्स की विचारधारा करेगा साहब। आई मेट अ गाय जो कहीं पे मार्क्स का विचार दे रहा था गांव में जाके बैठ के। मैंने कहा तुम किस लोग को मार्क्स के विचार दे रहे हो, उनको ठीक है 2 टके की रोटी नहीं मिले, तुम उनको मार्क्स के विचार प्रभावित कर रहे हो। ठीक है, मैं कहीं महाराष्ट्र में था, तो वहां पे ये भाई साहब थे, कहीं सभा कर रहे थे, वो मार्क्स के विचार बता रहे थे किसानों को। तो मैंने कहा तुम्हारा विचार अच्छा है, इंटेंशन अच्छा है साहब, बट कॉमन मैन कहाँ समझेगा तुम्हारी बात को, है ना। कॉमन मैन को ये लगेगा कि भाई हमारा जो कनेक्शन कहाँ पे बैठता है। गेटिंग माय पॉइंट, समझे साहब। minorities, no, Jews were the minorities. How will the minorities will be giving the support to Hitler? एंटी माइनॉरिटी होता है साहब राइट विंग, ठीक है, मतलब जो फासिज्म और नासिज्म होगा। देखो दोनों डेंजरस होते हैं साहब, डेंजरस आर बोथ, कोई भी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। सेंटर राइट और सेंटर लेफ्ट जो है, मतलब बीच का जो मध्यम मार्ग है, वो सबसे सेफ होता है, समझे कि नहीं समझे। आप देखिए, जैसे पॉल साइंस आप पढ़ते हो या लक्ष्मीकांत भी पढ़ोगे, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का एक चैप्टर है, उसमें राइट लेफ्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस किया हुआ साहब ने। तो उसके अंदर आप देखोगे तो उसमें सेंटर जो कांग्रेस है, कांग्रेस को सेंटर लेफ्ट बताया गया है। कांग्रेस कंप्लीट लेफ्ट नहीं है, राइट भी नहीं है, पर सेंटर है, और फिर थोड़ा लेफ्ट की तरफ जाती है। क्योंकि कांग्रेस आप देखोगे ना, हमेशा लेफ्ट विंग की बात करेगी, पर एक्सट्रीम वे में बात नहीं करती। कांग्रेस कहेगी कि वी वांट टू एस्टैब्लिश सोशलिज्म बाय डेमोक्रेसी, वो नहीं कहेगी क्रांति करके हम लोग सोशलिज्म लाते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट भी है, वो भी सेंटर लेफ्ट ही है। आप पार्टी भी है, वो भी आपको सेंटर लेफ्ट जैसे ही मिलेगी, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। राइट विंग का इकोनॉमिक मॉडल देखो, ये तो देखो दोस्त, ये तो कंट्री टू कंट्री वेरी होता है, इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। और जब हम लोग जर्मनी की बात करोगे तो इट वाज मेनली कैपिटलिस्ट बट विद द सोशल मिक्सचर, क्योंकि इसने पीजेंट्स की बात कर दी, इसने मिडिल क्लास को खुश करने की बात कर दी, बट लाभ किसको मिलेगा, अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट लोगों को मिलेगा। तो वो तो वेरी करता है साहब, ठीक है, अपने हिसाब से। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। देखिए कि सोशलिज्म इज अ वे टू अचीव द फाइनल रोड ऑफ कम्युनिज्म। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में फर्क क्या है। हाँ, बताया था, मार्क्स के बारे में बताया था मैंने आपको, लास्ट क्लास याद करो, ठीक है। रशिया अपने आप को समाजवादी कहता है, मतलब यह है कि दे वांटेड टू एस्टैब्लिश द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म। तो इसके लिए जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन होगा, वो अपने आप को समाजवादी कहेंगे, पर सोशलिज्म एक इंटरमीडिएट स्टेज में है ना। अल्टीमेट स्टेज वाज टू रीच कम्युनिज्म ओनली, जहां पे स्टेट लेस, क्लास लेस सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। स्टेज इन ट्रांजिशन कहलाया गया है इसको। आप पुराना क्लास याद करोगे तो मैंने समझाया हुआ है उसको सब, और सबकी डिफिनेशन वेरी करती है, एवरी कंट्रीज हैव अ वेरी डेफिनेशन फॉर दिस, है ना। गेटिंग माय पॉइंट, समझे दोस्त, समझ में आ गया। तो इतना पॉइंट रखते हैं आज की क्लास के अंदर, और कल मिलेंगे। कल ग्रेट डिप्रेशन में चले जाएंगे, मतलब अमेरिका का खड्डे में जाना, और लीग ऑफ नेशन का फेल होना, और परसों नहीं, कल से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कर देंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कंक्लूड कर देंगे, चलिए ठीक है। तो इतना पॉइंट हम लोग रखते हैं कल की क्लास के अंदर, और फिर समय मिला तो रशियन रिवॉल्यूशन को भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, चलिए, है ना। तो यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे। और उसके बाद 2 सेशन है, तो विल बी एबल टू गेट द थीम ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए ठीक है ना। क्योंकि एक थीम बाकी है, वो है डीकोलोनाइजेशन, तो पहले डीकोलोनाइजेशन निपटाऊंगा और उसके बाद वर्ल्ड वॉर्स के ऊपर चला जाऊंगा, है ना। ईशान, आपका कोई डाउट था भाई, तुम कुछ बता रहे थे साहब, है ना। विच इज बेटर, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड? और डेफिनेटली ऑनलाइन इज बेटर, क्योंकि ऑनलाइन में इनफैक्ट जो है वो आप कनेक्ट हो पाओगे, है ना भाई। कल मैंने डिस्कस किया, गांधी बापू कल डिस्कस किया था कि गुरुजी के साथ हमारा कभी भी इनफैक्ट क्लास जनरली क्लैश नहीं होगा, ये तो रीस्केड्यूल किया है, इसके लिए मुझे ऑनलाइन ये 9:30 का टाइमिंग रखना पड़ा। उसमें भी आज तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, थर्सडे का एक ही क्लास है, फिर कंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट बैच तो 7 बजे से आएगी, तो 7 बजे से बैच आएगी, 7 से 9 होगी, तो गुरुजी का क्लास 9:30 को होता है, तो 7 to 9 और ये सब कर देंगे, है ना। और लाइव बेटर होता है ना दोस्त, लाइव इज ऑलवेज बेटर, लाइव सबसे ज्यादा आपको मजा आएगी साहब।
चलिए लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे एंड आई विल सी यू टुमारो। लाइव क्लास में बहुत सारी चीजें है ना, बहुत क्लियर भी होता है और समझने में भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। और आप जब रिकॉर्डेड देखते हो ना साहब, रिकॉर्डेड में आपका डिसिप्लिन नहीं रहता। यहाँ तो मैं डांट देता हूँ अगर आप चुगली करोगे, आड़ा टेढ़ा घूम जाओगे तो। और यहाँ पे आपका रिकॉर्डेड में क्या होगा कि आप च्युइंगम खा रहे हो, पेप्सी पी रहे हो, कुछ और पी रहे होंगे साहब, है ना, बाजू में कोई चिल्ला रहा होगा, आपका सब कुछ ध्यान उसके ऊपर रहता है। यहाँ पे तो क्या, एक खोपचे में हेडफोन्स लगाए, एक रूम में बैठ गए कहीं पे कि भाई 2 घंटा कथा हो रही है तो सुनने दो साहब, है ना। और फिर रिकॉर्डेड में आप स्किप करोगे या रिकॉर्डेड को पॉज कर दोगे, तो पॉज करते 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 फिर वही 2 घंटे का लेक्चर 4 घंटे में होगा आपका, है ना। और कुछ खुल जाएगा, आपके टैब और खुल जाएंगे साहब, यूट्यूब खुल जाएगा साहब। और यूट्यूब तो आपको पता है बहुत बड़ा भूल भुलैया मैट्रिक्स है साहब, है ना। तो इससे अच्छा लाइव हमेशा देखा करो, डिसिप्लिन रहता है, आप इंटरेक्ट कर पाते हो। मेनली यू हैव पेड फीस फॉर द सेम, आपने 40,000 रुपया भरा है तो पैसा वसूल करो भाई। मैं तो गुजराती बंदा हूँ साहब, तो कहूँ कि पैसा वसूल करवा જોઈએ તમારે। हाँ, you should like no absolutely like no gain the maximum out of the system, getting my point, है ना। तो आप उसके सीन में आप देख लीजिए अपने हिसाब से, है ना। कॉस्ट बेनिफिट आपको लाइव में ज्यादा मिलेगा, 2 घंटे में टॉपिक भी खत्म हो जाता है ना। चलिए लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे एंड आई विल सी यू टुमारो, है ना। थोड़ा पढ़ते रहो भाई। ईशान कहाँ चला गया? ईशान, तुम कुछ पूछ रहे थे साहब, चाइना कैसा है, किस तरह से है, कहाँ चले गए भाई? हो कि नहीं हो साहब, है ना। हाँ बताओ क्या बता रहे थे चाइना के, चाइना में फासिज्म के बारे में बोल रहा था साहब। नहीं नहीं साहब, है ना, इधर ही है। नहीं नहीं, क्वेश्चंस टैब में डाल दो, क्वेश्चंस टैब में डाल दो साहब। प्लीज पुट द क्वेश्चंस इन द टैब, तो मैं देख पाऊंगा। कमेंट में डालोगे तो निकल जाऊंगा। नहीं, मैंने उनको कहा था कि मैं आपका आंसर दूंगा, पर थोड़ा वेट करिएगा। चाइना कम्युनिस्ट क्यों है? उमर, न्यू मॉडर्न इंडिया का कोर्स आएगा भाई, अब आएगा नवंबर दिसंबर के बाद आएगा, उसके पहले तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। कहाँ चला गया भाई? ईशान चला गया लगता है। चलिए भाई मैं कंक्लूड करता हूँ साहब, ठीक है। कल बता देना भाई, है ना, मुझे कल बता दीजिएगा आपका जो भी डाउट होगा। चलो ठीक है। अच्छा, चाइना फॉलोअर्स फासिज्म एज वेल एज कैपिटलिज्म विच आर हाउ कैन बी कॉल्ड एज कॉमी कॉमी स्टेट। अच्छा, वो क्यों कम्युनिस्ट कहते हैं? एक्चुअली देखिए, चाइना जो है वो सब कुछ घुल मिल के पी गया है। और चाइना अपने आप को कहता है कि वो तो डेमोक्रेटिक भी है, पता है, वो कहता है कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है। तो चाइना को हम लोग कम्युनिस्ट क्यों कहते हैं, उसके पीछे का कारण बता देता हूँ। चाइना वन पार्टी स्टेट के अंदर मानता है, और वो कहता है कि हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है वो स्टेट है। और इनफैक्ट चाइना ने ना रिलीजन को अलाउ किया, चाइना ने इनफैक्ट जो कम्युनिज्म की मेन मेन फीचर्स है उसमें नेशनलाइजेशन बहुत करके रखा है, अब जाके कंट्रोल किया। और फासिज्म के फीचर्स आते हैं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ फासिज्म एंड कम्युनिज्म। और फिर धीरे 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 1990s तक आते आते चाइना ने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ना किए पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर दिए। तो जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री कंक्लूड करूंगा तो उसके ऊपर थोड़ा चाइना के ऊपर आपको लेके जाऊंगा कि चाइना क्यों ये कर रहा है। उसमें डेंग जाओपिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले। एक्चुअली आईआर का टॉपिक है ये। चाइना को जब समझते हो तो 1 घंटा चाइना का हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, या अगर मुझे नेक्स्ट टाइम मिलता है ज्यादा, तो मैं जब वर्ल्ड हिस्ट्री का नेक्स्ट कोर्स लॉन्च करूंगा उसमें 1950 से लेके 2000 तक का जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके ऊपर अलग से एक कोर्स कर दूंगा, है ना। मैं 15-20 घंटा अलग से पढ़ा सकता हूँ, है ना। तो क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है साहब, है ना। तो ये सिलेबस के अंदर कम पूछता है, यहाँ से टॉपिक्स आते रहते हैं साहब, है ना। बट उसके कारण ये चल गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं साहब, है ना, कोई बात नहीं। अपना वो क्या है कि आप डिस्कशन में चले जाते हो, आपका ध्यान, देखो मैं आपको डांटता हूँ उसके पीछे का कारण एक ही है कि आप यहाँ पे अपना फोकस करो, ठीक है। यू शुड फोकस इन द लाइव क्लास विथ मी, ओके, रेदर देन गोइंग इनटू फ्यूटाइल डिस्कशंस। क्योंकि वो फ्यूटाइल डिस्कशंस के लिए बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, आपको पता ही होगा। टेलीग्राम पे भी लोग झगड़ते रहते हैं, वो फलानी वेबसाइट के ऊपर भी झगड़ते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो एटलीस्ट जब लाइव क्लास चल रहा है तो आप वो डिस्कशन ना किया करो साहब, है ना। क्योंकि आप यहाँ गेन करो, कुछ कुछ पढ़ के जाओ साहब, है ना, ठीक है। तो चाइना अब बहुत मिक्सचर है, उसके अंदर फासिस्ट टेंडेंसी भी है, वो अपने आप को कम्युनिस्ट भी कहता है, वो अपने आप को डेमोक्रेटिक भी कहता है। तो उसका पता नहीं कि क्या है साहब, वो चाइना अकेला खुद डिसाइड करेगा कि वो डेफिनेशन जो देगा वो सही है साहब, है ना। तो चाइना का कोई डेफिनेशन ऐसे क्लियर ही नहीं है टेक्निकली, आप मुझे पूछोगे तो। क्योंकि 1970s में जब डेंग जाओपिंग आए 78 के बाद, तो डेंग जाओपिंग ने पूरी तरह से चाइना को एलपीजी के अंदर लेके गए। और जो इंडिया 1991 में भी नहीं कर पाया, वो चाइना ने 1978 में कर दिया था, इंस्पाइट ऑफ अ कम्युनिस्ट कंट्री, गेटिंग अ पॉइंट। तो वो कहता है कि भाई हमने लिबरलाइज कर दिया है, पूरी तरह से सिस्टम को बदल दिया है। तो ये बहुत सारे इश्यूज है चाइना को लेके, तो उसकी डेफिनेशन में क्लियर कट क्राइटेरिया कहीं बैठेगा नहीं। इनफैक्ट आज की तारीख में भी अगर आप समझिए, आज की तारीख में भी आप फासिज्म को देखोगे तो जर्मनी का फासिज्म अलग है, फिर उसके बाद मतलब जर्मनी का नाजिज्म अलग है, इटली का फासिज्म अलग है, जापान का मिलिट्रिज्म अलग है। इवन आज की तारीख में लोग कहते हैं कि भाई इंडिया में फांसीवाद आ गया। मैंने कहा कहाँ आ गया साहब? आप सरकार की क्रिटिसिज्म करते हो, सरकार के ऊपर मीम बनाते हो, हाँ, सरकार की कड़ी निंदा करते हो साहब, क्या करते हो साहब? आप जर्मनी में होते तो कर पाते? क्या भारत में इलेक्शंस नहीं होते साहब? गेटिंग अ पॉइंट, है ना। क्या भारत के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है साहब? क्या भारत में अपोजिशन पार्टी बिल्कुल समाप्त हो गई है साहब?
क्या भारत वन पार्टी स्टेट बन चुका है? क्या भारत के अंदर इनफैक्ट अच्छे अच्छे लोगों की खाट खड़ी नहीं हुई है साहब? सरकारों को पब्लिक ने हटा दिया है साहब। तो ये क्या है कि काफी लोगों को एक माहौल के रूप में लग जाता है कि भाई फांसीवाद आ गया, फांसीवाद आ गया, माहौल बना भी दिया जाता है। पर आप समझिए कि प्रैक्टिकली फांसीवाद जैसा कुछ थियोरिटिकल भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। आज यहाँ पढ़ते पढ़ाते मैं कभी कभी इनफैक्ट सार्काज़म में कुछ बोल देता हूँ साहब। अगर हिटलर का जमाना होता, अगर चाइना में रहता होता, तो क्या आपको लगता है मैं स्टेट के सामने बोल पाता एज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक्स? Even as a part of academics, I could not have wouldn't have spoken. So that was not practically possible. तो ये तो क्या है कि लगता है लोगों को फांसीवाद आ गया, फांसीवाद आ गया साहब, ठीक है ना? And that is part of the IR India China relations, ठीक है ना? बहुत सारे कारण हैं, कभी बाद में बात करेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर, ठीक है? आज कंक्लूड करते हैं साहब। चाइना गद्दार है, वो किसी का नहीं है भाई। ऐसा कोई सगा नहीं जिसका ठगा नहीं। हिटलर ने किसी को रखा साहब? किसी ने नहीं रखा। चलिए ओके, चलो कंक्लूड करते हैं। आई विल सी यू टुमारो। कल 9:30 बजे मिलते हैं, 2 घंटा डिस्कस करेंगे, 1.5-2 घंटा कंक्लूड करेंगे। चलो बाय, गुड नाइट।